अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की। मेरे पास एक क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में चैप्टर्स बना दूँ, और अगर मैं चैप्टर्स ना भी बना पाऊँ तो आपने कोई डिफरेंट क्वेश्चन समझना हुआ तो आप मेरी वीडियो को स्किप करके अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी तक जो कंटेंट अपलोड किया होगा वो भी, और जो इन फ्यूचर करूंगा वो सब का सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं जो कि आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है सोल्यूशन सबके नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो हम जल्दी से यहाँ पे देख लें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट लिखी हुई है इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने पहले थोड़ा सा ये समझना है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, और फिर हम जल्दी से पार्ट नंबर 1 से लेकर इसके पार्ट नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मैं जो भी टेक्निक्स है इंटीग्रेशन की, जो भी उसमें थ्योरम्स वगैरह इस्तेमाल होने वो मैं आपको साथ साथ शॉर्ट करके बताता रहूँगा, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान भी रहें और आप इनको जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से। तो ये आपके सामने आपको पार्ट नंबर 1 नज़र आ रहा है। आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास इंटीग्रल आए और उसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी लिखी हों जो कि ब्रैकेट्स में हो और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, तो इंटीग्रल सब पे अलग अलग अप्लाई होता है। ये इसका थ्योरम भी है, आप इसको प्रॉपर्टी कह लें या किसी भी तरीके से इसको अपने अपने मेमोरी में रखना है कि जब भी आपके पास इंटीग्रल में इनसाइड कोई टर्म्स लिखी हों जो कि ब्रैकेट्स में हो, आप उन सब पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स को बोलते हैं जिन पे लिमिट्स नहीं लगी होती। अभी आप आगे जाकर देखेंगे ये इंटीग्रल का साइन होता है जो कि यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। और इस इंटीग्रल के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई आए ऊपर और नीचे, उनको हम इसकी लिमिट्स बोलते हैं। तो जो ऊपर लिखा हुआ आता है वो अपर लिमिट होती है इंटीग्रल साइन के, जो बॉटम पे इधर लिखा होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो अगर आपके पास इंटीग्रल साइन में ना अपर लिमिट मौजूद हो ना ही लोअर लिमिट मौजूद हो, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस के अंदर है, तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाते हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के बाद इसमें एक कांस्टेंट सी भी हम ऐड किया करेंगे। ये जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है जो कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के केस में सॉल्व करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम ये कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। तो अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स को बोलते हैं जिनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लिखी होती, कोई भी लिमिट मेंशन नहीं होती, और हम उसमें कांस्टेंट सी ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई है जिससे स्टार्ट किया है कि आपने जहन में रखना है कि जब भी इंटीग्रल के इनसाइड कुछ भी टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि ब्रैकेट्स में हो, उनके ऊपर होल पार मौजूद ना हो, जस्ट 1 हो, आप कह लें 1 के अलावा कोई होल पार नहीं होनी चाहिए। अगर होल पार है तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल केसेस में आपने इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई करना है। तो अब आप देखें यहाँ पे 3x² - 2x + 1 जो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखा हुआ है, इसमें होल पार कोई भी मौजूद नहीं है, यानी सिंपल 1 है, यानी आप इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई करेंगे। ये है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 या थ्योरम नंबर 1 जो आपने याद रखना है। तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रल इस 3x² पे अलग से अप्लाई करेंगे, 3x² पे अलग से, और ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है dx, यानी डिफरेंशियल ऑफ x कह लें इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कह लें आप समझने के लिए, तो इसको भी आपने सब पे अलग अलग अप्लाई करवाना है। यानी जब आप 3x² लिख रहे होंगे तो इसके साथ dx भी आप सेपरेटली इसके साथ इस तरह लिखेंगे। आगे आप देखें क्या नेक्स्ट टर्म है, वो है -2x, तो आप लिखेंगे नेगेटिव इंटीग्रल 2x के साथ भी आप ये dx सेपरेटली लिखेंगे। ठीक है, आगे आप देखिए लास्ट टर्म क्या है, वो है 1, तो आप 1 पे इंटीग्रल लिखेंगे और इसके साथ भी ये dx सेपरेटली उतारेंगे इस तरीके से। तो आपने टेक्निक नंबर 1 सीख ली, या आप कह लें थ्योरम नंबर 1 सीख लिया कि इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग अप्लाई होनी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में। अभी जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस आएंगे वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपने इन क्वेश्चंस के लिहाज से ये समझ लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो आप देखें यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है आपके पास। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोई इस तरह की सिंगल टर्म लिखी हुई है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल साइन के आउटसाइड लिखना है, यानी उसको आपने बाहर निकाल देना है, इंटीग्रल साइड के बाहर लिख लेना है। तो इस 3 को हम आउटसाइड लिख लेंगे, इंटीग्रल साइन सिर्फ लिखेंगे x² और साथ लिखेंगे dx, बाकी सब वैसे के वैसे ही। माइनस का साइन यहाँ पे भी जो आपके पास देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे इंटीग्रल साइन के, खाली इंटीग्रल साइन, और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा dx वैसे का वैसे ही। और ये 1, इसमें आप 1 को बाहर भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, उसका मतलब भी 1 ही होता है, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही रहने दें। जो इस तरह के इंटीग्रल आते हैं इनको आप 1 dx वैसे का वैसे ही लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब जो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बताने लगा हूँ ये आपने जहन में रखना है। आप इसको एक तरह का पावर रूल कह लें इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन समझने के लिए। तो ये आपको बहुत मदद करेगा इंटीग्रेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए हमने कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है पहले वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट से अगर आपके पास कुछ लिखा आता है x रेज टू पावर n, यानी कोई भी पावर हो सकती है लेकिन -1 नहीं होनी चाहिए। -1 के केस पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो आपने इसमें पावर का बड़ा ख्याल रखना है। तो अगर आपके पास कोई x रेज टू पावर n लिखा है और साथ उसमें उसका ऑपरेटर मौजूद हो, डिफरेंशियल ऑपरेटर, और आप देखें कि इस बेस का डेरिवेटिव, ये आपको पता है जो पार के नीचे लिखा होता है ये आपके पास इसको कहलाते हैं बेस, और ये जो पार होती है इसको हम कभी कभार पार भी बोल लेते हैं और कभी कभार इसको हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये जो पार है या एक्सपोनेंट है इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, सिर्फ बेस को नोटिस करना है। अगर बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आपने क्या करना है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है कि इस बेस को एक बार लिखना है इस तरह और इसकी पार में एक ऐड कर देना है, यानी इसकी पार n है इसमें 1 ऐड कर दें, इसी टोटल पार से डिवाइड करना है यानी n+1 से डिवाइड करना है और कांस्टेंट c ऐड कर देना है। कांस्टेंट c सबके लिए अलग अलग ऐड नहीं होगा, इन सब इंटीग्रल्स के लिए एक दफ़ा ही ऐड होगा। ये तो जस्ट इस फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक ही इंटीग्रल था। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला समझ आ जाता है तो ये सारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब चलते हैं ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखें यहाँ पे 3 को आप वैसे ही उतारें, आप नोटिस करें ये x जो है ये बेस है और ये 2 उसकी पार है या एक्सपोनेंट है। पार एक्सपोनेंट को इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए, -1 नहीं होना चाहिए जो कि ये नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दें। तो यहाँ पे बेस है x और आप लोग जानते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला जाए तो वो क्या होता है, वो होता है 1। डेरिवेशन आपको आनी चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन सीख पाएंगे। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होता है 1 और वो आगे मौजूद है। अब कैसे मौजूद है, क्योंकि आप इस x² dx को ऐसे लिख सकते हैं x² × 1 dx, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x² 1 से मल्टीप्लाई होकर वापस क्या बन जाएगा, x² ही बन जाएगा। तो 1 जो होता है वो सबके साथ आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं यानी खुद से लिख सकते हैं क्योंकि उससे उस खास टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन इसको इस तरह लिखने से ये ज़रूर पता चल रहा है कि x का डेरिवेटिव यानी बेस का डेरिवेटिव जो कि 1 है वो आगे मौजूद है, वो पड़ा हुआ है, आप उसको खुद से वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए इस पे अब क्या ये वाला रूल लगेगा, आपने बेस को एक दफ़ा लिखना है यानी x को एक दफ़ा लिखना है, पार में एक ऐड कर देना है। पार है 2 में 1 ऐड करेंगे वो कितना बन जाएगा 3, उसी पार्ट से करना है डिवाइड, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब चलते हैं अगली टर्म पे, -2 वैसे ही लिखें। अब देखिए इधर x के ऊपर कोई पार्ट नहीं है यानी आप इसको कंसिडर कर लेंगे 1। अब इधर भी जो बेस है वो है x और अभी बताया है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होता है 1, वो आगे मौजूद है। आप उसको इस इंटीग्रल को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ x × 1 dx, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बात तो वही है। तो इसका डेरिवेटिव भी आगे मौजूद है, तो इसलिए बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पार में एक ऐड कर दें, तो पार है 1 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 / 2 कर दें, प्लस का साइन, इसकी इंटीग्रेशन होगी आगे। अब अगर खाली इंटीग्रेशन लिखी हुई आ जाए या 1 dx लिखा आ जाए या 1 dy कुछ भी लिखा आ जाए, इंटीग्रल में कुछ भी ना लिखा हो, कांस्टेंट हो 1 और साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाओ, तो याद रखिएगा जो डिफरेंशियल ये ऑपरेटर लिखा हुआ है, डिफरेंशियल लिखा हुआ है, इसके साथ जो वेरिएबल होगा वही उसकी इंटीग्रेशन होगी उस पूरी चीज़ की। अब देखें वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, तो आपने क्या लिख लेना है यहाँ पे x को ही इंटीग्रेशन में लिख लेना है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 1 dx को अगर आप लिख लें x⁻0, क्योंकि x⁻0 भी तो 1 ही होता है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई करें। देखिए बेस क्या है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, वो होता है 1। तो इसका मतलब है इसका भी डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है जिस तरह बाकियों का 1 आगे पड़ा हुआ था, तो 0 में 1 ऐड कर दें इसकी पावर में भी, तो 0 + 1 क्या होता है 1 से डिवाइड कर दें प्लस कांस्टेंट c, यानी इसकी इंटीग्रेशन भी बनती है x। तो आप देखें x⁻0 को हम किस तरह हमने चेंज किया था, हमने इसको 1 से चेंज किया है। ये पहले 1 था फिर इसको लिखा x⁻0 और फिर ये सारा सॉल्व किया तो देखें x ही आ रहा है, तो मैंने आपको उसका शॉर्टकट ही बता दिया कि x ही आ रहा है। और एंड पे आपके ऐड कर देंगे कांस्टेंट c, क्योंकि आपने सारी की सारी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया है, सारे इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लिया है। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए मैं ये नीचे वाली चीज़ें जो है वो मल्टीप्लाई जो है रिमूव करवा देता हूँ। आपने इसकी पार का ख्याल रखना है, ये जो पार है n, ये जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये -1 नहीं होनी चाहिए, -1 पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखेंगे 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे जस्ट बचेगा x⁻3, यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा x⁻2, ये बचेगा जस्ट x और यहाँ पे बचेगा जस्ट c। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आप इस आंसर की अगर डेरिवेशन अप्लाई करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन आपका वापस मिल जाएगा, इसलिए हम इस इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होता है। जब आप यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको ये वापस चीज़ इस तरह मिल जाएगी। तो अगर आप x³ - x² + x + c पे डेरिवेटिव भी अप्लाई करेंगे तो आपको वापस आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1।
तो मैंने ये इसका पार्ट नंबर 2 लिख लिया है। अब आप यहाँ पे भी देखें इंटीग्रल का साइन बाहर मौजूद है, ब्रैकेट्स हैं, अंदर टर्म्स लिखी हुई है और वो ऐड हो रही हैं, यानी सब पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई होगी। तो पहला स्टेप तो जल्दी से कर लेते हैं, आप लोगों को पता है। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पे इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई होगी, साथ आप dx लिखेंगे, और जो दूसरी टर्म है इस पे इंटीग्रेशन अलग से अप्लाई होगी, यानी आप लिखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और dx साथ वैसे ही। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको आप लिख लें एक्स रेज टू पावर 1/2 तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख लें या एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन 1/2 को सॉल्व करना, उसको समझना समझाना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स रेज टू पावर 1/2 और साथ लिख लेता हूँ dx। और इधर आप क्या करें, जब भी आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा हो और ऊपर 1 लिखा हो तो कोशिश करें उस डिनोमिनेटर को ऊपर मूव कर लें, इससे अक्सर चीज़ें आसान हो जाया करेंगी। और जो भी मैंने आपको फॉर्मूला नंबर 1 समझाया है, वो बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होने वाला, वो इस पर अप्लाई हो सकेगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही आपके काम आएंगी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पे जो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसमें जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको आप ऊपर मूव कर लें। अब आप जानते हैं ये सब चीज़ें कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख लें या एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख लें, एक ही मीनिंग है। तो ये जो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 1/2। और जब आप इस एक्स रेज टू पावर 1/2 को ऊपर मूव करवाएंगे तो आप लोग जानते हैं इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी नेगेटिव 1/2। जब भी चीज़ों को ऊपर या नीचे लेके आते हैं उनकी पावर इस तरह शिफ्ट हो जाती है, उनका साइन शिफ्ट हो जाता है। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को जब आप ऊपर मूव करवा लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर नेगेटिव 1/2 dx। अब मैंने ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला समझाया है कि जब भी x रेज टू पावर n की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई आए और इस बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, इससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप बेस को वैसे ही लिखेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पार्ट से डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे, ये इसकी इंटीग्रेशन हुआ करेगी। अब यहाँ पे बेस है x, तो x का डेरिवेटिव x एक्सपेक्ट 1 होता है, वो आप यहाँ पे खुद से भी ऐड कर लें, अगर मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है और वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे बेस वैसे ही, पावर में एक ऐड कर दें। 1/2 में 1 ऐड करें कितना होता है, वो होता है 3/2। आप लोग जानते हैं, कैलकुलेटर्स अलाउ है, आप 1/2 में +1 करें आपको आंसर बता देगा 3/2। और उसी पार्ट से आप डिवाइड कर दें, 3/2 से मैंने देखिए डिवाइड कर दिया, प्लस का साइन, सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे बेस क्या है x, तो x का डेरिवेटिव वही सेम केस, 1 आगे पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इधर भी यही करेंगे, बेस को वैसे ही लिखें, पावर में एक ऐड कर दें, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा आपके पास, और उसी से आप क्या कर दें डिवाइड, और सारे इंटीग्रल सॉल्व कर लिए तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है, जैसे जब भी कोई न्यूमरेटर के नीचे इस तरह का डिनोमिनेटर लिखा हुआ है जो कि फ्रैक्शन में हो, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 3/2 क्या बन जाता है, 2/3 बन जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले से ही रेसिप्रोकल करके लिख लेना है, यानी जो 3/2 है इसको पहले रेसिप्रोकल करके लिख लें, जो कि हो जाएगा 2/3। साथ ये वाला x वैसे का वैसे लिखें, यानी x रेज टू पावर 3/2 वैसे लिखें। इधर भी ये 1/2 का रेसिप्रोकल कर लें, वो हो जाएगा 2/1। तो 2 के नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और x रेज टू पावर 1/2 साथ वैसे ही, और कांस्टेंट c वैसे ही। तो ये हो गया आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे लिख लिया है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि इंटीग्रल का साइन है, ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल हो रही है, अंदर टर्म्स भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का एडिशन है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर आपको ये x नज़र आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन का केस बने या डिवीजन का केस बने तो पहले आपने इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, और उस सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इंटीग्रल को अलग अलग सब पे अप्लाई करना है। तो अभी आप देखें यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि x को अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रल, और ये वाला x पहले स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा, तो आप लोग जानते हैं x को जब स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं लिख रहा हूँ x रेज टू पावर 1/2, यानी उसकी 1/2, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं उसको लिख रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं जब दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं जिनकी बेसिस सेम होती है, यानी, और उनकी पार्ट्स को हम फिर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और 1 में 1/2 ऐड कर देंगे, तो 1 + 1/2 होता है 3/2, यानी x जब स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x रेज टू पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x 1 टाइम्स x ही होता है। तो आपने देखें इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इस वाले x को अंदर ब्रैकेट्स के। अब आप देखें कि जब चीज़ मल्टीप्लाई हो गई, अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का केस नहीं है, कोई डिवीजन का केस नहीं है, सिंपल टर्म्स नज़र आ रही हैं जो कि ऐड हो रही हैं। अब आप इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते थे, उसकी भी एक टेक्निक है, वो आप गालबन 3.4 में सीखेंगे। तो अभी आपने इन चीज़ों को इस तरह सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रल x रेज टू पावर 3/2
dx अलग से, और ये जो दूसरी टर्म है इस पे इंटीग्रल अलग से लगेगा, यानी x और dx अलग से। तो आप लोगों को पता है, मैंने आपको रूल अभी समझाया थोड़ी देर पहले, दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी इस तरह के आपके पास चीज़ है, यानी x रेज़ टू पावर n लिखा हो, dx सिंपल x की बात नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी लिखी हो जिसका डेरिवेटिव आगे उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपने पार में एक ऐड कर देना है, और उसी पार से जो आपने ऊपर ऐड की होगी टोटल पार से आपने उसको डिवाइड कर देना है, और कांस्टेंट c तो आता ही है हर इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे बेस x होती है, एक्सपोनेंट n होती है, फिर से बता दूं, और इस बेस में कुछ भी आ सकता है। इधर x का मतलब ये नहीं है कि जस्ट x ही आएगा, x की जगह पे कोई भी बेस हो सकती है, लेकिन उसका डेरिवेटिव आगे उससे मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए, तब आपने ये अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे तो बेस x ही है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिए तो 1 होता है, वो सबके आगे लिखा होता है, बेशक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हम उसको एज्यूम कर सकते हैं वो यहाँ पे मौजूद ही होता है। तो इसलिए हम उसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार में एक ऐड कर देंगे। तो अब अगर 3/2 में आप 1 ऐड करते हैं, तो 3/2 में 1 ऐड करने से आता है 5/2, और उसी से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड, यानी इस तरीके से नीचे प्लस, और यहाँ पे सिंपल x है, x के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो आप 1 यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ पे भी बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पार में एक ऐड कर देंगे। तो 1 में 1 ऐड करें तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2, और 2 से ही आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब ये आपके पास सारे इंटीग्रल यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिए होंगे, तो अब आपने यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, एक कांस्टेंट c। तो अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट c ऐड कर दिया। अब जो हमारे पास ये इक्वालिटी का साइन है, मैं ये इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसका नीचे वाला स्टेप मैं यहाँ पे आगे करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें जो पहली टर्म है इसमें डिनोमिनेटर के अंदर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है। तो आपने इस डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा रेसिप्रोकल बन जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की आपके पास फ्रैक्शंस लिखी हैं, तो जो नीचे लिखी होगी फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे 5/2 लिखी हुई है, आप इसका रेसिप्रोकल कर लें, यानी ये हो जाएगा 2/5, साथ x रेज़ टू पावर 5/2 को वैसे ही रहने दें, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है x²/2, इसको आप ऐसे लिख लें तो भी ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं 1/2 सेपरेट और x² सेपरेट, तो भी वही बात है, x² 1 टाइम्स x² ही हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास हो गया इसके पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटीग्रल का साइड बाहर मौजूद है, और आप देखें ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं, उसके अंदर टर्म्स भी लिखी हुई हैं और वो ऐड भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे अब होल पार भी आ गई है। और मैंने आपको स्टार्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर होल पार मौजूद ना हो तब तो इंटीग्रल सब पे अलग अलग हो जाएगा अगर चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन अगर होल पार आ जाएगी तो आपको पहले होल पार को मैनेज करना पड़ेगा। उस वक्त तक जब तक वो मैनेज नहीं हो जाती, आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व एक्सपेंड नहीं कर लेते, तब तक इंटीग्रल किसी पे भी अलग अलग अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पे इस 1/2 को कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे जो मैंने आपको भी फॉर्मूला सिखाया था, देखिएगा वही आपके काम आ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया हुआ है अभी तक, जो हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है एक, कि जब भी आपके पास कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने बेस को वैसे लिखना होता है, पार में एक ऐड कर देना होता है, यानी जिस तरह यहाँ पे x रेज़ टू पावर n लिखी हुई है, तो बेस x है, बेस को देखिए वैसे लिखा है, n में 1 ऐड कर दिया, और उसी पार्ट से आपने क्या कर देना होता है, डिवाइड और कांस्टेंट c, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेस x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होता है, जो कि लाजमी होता है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई आप खुद से लिख सकते हैं, कर भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 हमने एज्यूम ही किया होता है, तो इसलिए हम x की इंटीग्रेशन तो ऐसे ही कर रहे होते हैं, अभी पीछे की भी हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखें बेस क्या है, पहले आप यहाँ पे ये समझें कि बेस यहाँ पर क्या है। यहाँ पे बेस है 2x+3, क्योंकि पार के नीचे जो चीज़ लिखी होती है वो बेस होती है, तो ये 2x+3 यहाँ पे बेस है। तो मैं पहले 2x+3 का डेरिवेटिव निकाल कर देखता हूँ और देखता हूँ कि शायद मेरी इसी फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। तो अब यहाँ पे आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है वो आपने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से समझ ली होंगी। तो 2x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जिस तरह इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई होती है, डेरिवेशन भी इस तरह के केसेस में अलग अलग अप्लाई होगी। तो डेरिवेशन जब 2x पे अप्लाई होगी तो 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। मैं शॉर्ट करके कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है। और जब डेरिवेशन अप्लाई करेंगे आप 3 पे, यानी 3 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, यानी इस सारी बेस का डेरिवेटिव बनता है 2। तो अगर हम किसी तरीके से इस सारी चीज़ के आगे 2 मल्टीप्लाई करवा दें तो बेस का डेरिवेटिव आगे इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और फिर हम इस वाले फॉर्मूले की मदद से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आपने जहन में रखनी है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे आप अप्लाई किया जा सकता है, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करके बनाया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसकी बेस का डेरिवेटिव लिया, वो मुझे पता चला 2 है, और 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है। कॉन्स्टेंट नंबर्स के केस में हम मल्टीप्लाई डिवीजन करवा सकते हैं इंटीग्रल में, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 बना लेंगे। अब 2 कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें 2 इनसाइड
इनसाइड चाहिए, इंटीग्रल साइन के इनसाइड चाहिए और ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड कर देंगे, यानी 2 को बाहर डिवाइड कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि अगर 2 को हम बाहर भी लिखें इंटीग्रल साइन के तो वो कैंसिल आउट होकर क्वेश्चन को कोई इफेक्ट ना करे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं 2 से और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो मैंने बाहर 2 से डिवाइड करना है तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 की फॉर्म में। अगर 3 डिवाइड करना होता तो 1/3, 4 डिवाइड करना होता तो 1/4। इंटीग्रेशन का साइन 2x + 3 को मैं वैसे ही लिखूंगा 2x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 1/2 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2। अब देखिए बेस का डेरिवेटिव मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया और डिफरेंशियल वैसे का वैसे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे अब ये वाला रूल अप्लाई हो सकता है कि बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने बेस को एक दफ़ा लिखना है, पार में एक ऐड कर देना है, उसी से डिवाइड कर देना और कांस्टेंट सी। तो अब हम बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1/2 बेस को एक दफ़ा, तो बेस क्या है वो है 2x + 3 और 1/2 में 1 ऐड करना है, पार में 1 ऐड करना है, तो 1/2 में 1 ऐड करें वो होता है 3/2। उसी से आपने क्या करना है डिवाइड, तो नीचे 3/2 से डिवाइड कर देते हैं और कांस्टेंट सी, क्योंकि इंटीग्रल खत्म हो चुका है, हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट सी। और अब आपको मैंने इसको सॉल्व करना बताया हुआ है कि जब भी ऐसी फ्रैक्शन आए, नीचे इस तरह की कोई फ्रैक्शन लिखी हो डिनोमिनेटर में, तो आप इसका रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर वाली चीज़ से, तो हम 1/2 को वैसे उतारेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे जस्ट बचेगा 2x + 3 होल पावर 3/2 और प्लस सी। तो आप देखें यहाँ पे 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा आपके पास 3 और साथ बचा आपके पास 2x + 3 होल रेज़्ड टू पावर 3/2 और आपने इसमें कांस्टेंट सी को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आप इस 3 को इस 2x + 3 के नीचे भी लिख सकते हैं लाइन डाल के, वो भी लिखने का तरीका ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका 4th पार्ट। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब आप यहाँ पर देखें कि फिर दोबारा से होल पार आ गई है, तो जब तक होल पार सॉल्व नहीं होगी हम इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते, इंटीग्रल सब पे अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते, अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब आपको ये चीज़ें पता हैं, ये लिखा हुआ है a + b होल स्क्वायर, यानी एक तरह का a + b होल स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है, यानी इस पर a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप सब लोगों को आता होगा, तो हम यहाँ पे इस पर पहले अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे a², यानी a² का मतलब है √x और उस पर होल स्क्वायर, क्योंकि a पहले वाली टर्म होती है, प्लस b²। आप पहले 2ab भी लिख सकते हैं, पहले b² भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है आप वो कर लें। मैं चलें पहले 2ab लिख लेता हूँ। तो a² + 2a, यानी a बोलते हैं जो पहली वाली टर्म होती है √x, b बोलते हैं जो दूसरी टर्म यानी 1 और प्लस b²। आप a² + b² + 2ab की तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। और जो dx है आपके पास ये सबके ही आएगा, यानी इन सबका ये एक साथ ही dx इन सब के लिए है, तो ये आप इस तरह रख लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा और, तो आप देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट x बचेगा। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √x आ जाएगा। तो √x को मैं इस तरह लिख रहा हूँ x रेज़ टू पावर 1/2, एक ही बात है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो रेडिकल फॉर्म है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है वो होता है 1। और अब हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे dx। अब आप देखें इनकी होल पार नहीं आ रही, ये सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं और आप इन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। तो x पे इंटीग्रल अलग से, साथ dx प्लस का साइन, 2x रेज़ टू पावर 1/2 पे इंटीग्रल अलग से, पीछे प्लस का साइन, ये वाला +1 पे अब लगानी है, तो 1 पे इंटीग्रल अलग से और dx वैसे ही। अब आपको बार बार ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में। यहाँ पे आप देखें फिर x आ रहा है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इस वाले फॉर्मूले के थ्रू जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। तो x है बेस और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, वो सबके आगे ही पड़ा होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपने एक बार बेस को लिखना है, x को पावर में एक ऐड कर दें, 1 में 1 ऐड करेंगे वो हो जाएगा 2 और उसी से आप डिवाइड कर दें। आगे चलें, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जब भी कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, तो कांस्टेंट देखें बाहर आ जाएगा और सिर्फ यही बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा x रेज़ टू पावर 1/2 और फिर दोबारा बेस x ही होगी और x का डेरिवेटिव आगे पड़ा होगा 1, तो 1/2 में एक ऐड करना पड़ेगा और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा होल पार्ट से। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, तो बेस एक बार 1/2 में 1 ऐड करें तो वो होती है 3/2 और 3/2 से ही आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। आगे चलते हैं, प्लस और खाली इंटीग्रल लिखा हो या 1 लिखा हो इंटीग्रल में, तो मैंने आपको समझाया था आपने देखना है डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो आप इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे x, अगर यहाँ पे y यूज़ हो रहा होता तो आप लिखेंगे y।
तो यहाँ पे देखें x है, तो हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे x और प्लस कांस्टेंट c। और अब मैं इसको यहीं पे फर्दर सॉल्व कर देता हूँ ताकि मुझे अगले पेज पे ना जाना पड़े। तो हम इसको लिखेंगे x²/2, पहली टर्म तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी टर्म का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, बाहर वाला 2 पहले ही वैसे का वैसे, 3/2 को आप करेंगे 3/2 उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, सॉरी 3/2 कह रहा हूँ, और 2/3 बेसिकली जब हम 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपके पास बनेगा 2/3। तो मुझे यहाँ पे 2/3 लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3 इस तरीके से। साथ आ जाएगा x⁻³ प्लस x प्लस कांस्टेंट c। तो अब यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x² / 2 प्लस 2 टाइम्स होता है 4, तो 4/3 और साथ आ जाएगा x⁻³ और प्लस x और प्लस c, और यही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसका पार्ट नंबर 5। तो मैंने अब यहाँ पे 6 पार्ट लिख लिया है, और 6 पार्ट में भी पिछले पार्ट्स की तरह आप देखें यहाँ पे होल पार्ट 2 लिखी हुई है। आपको पहले इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इंटीग्रल सब पे अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से कर लेते हैं। तो a-b² वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा a², यानी आप यहाँ पे लिखेंगे a² आपके पास आएगा, फिर आएगा b²। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को चेंज कर लूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को इधर लगाएंगे, ये हो गया a²। आगे आपके पास आएगा -2 टाइम्स ab जो कि फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स a, और b आपके पास यही है 1/√x, ठीक है, और प्लस b², और b² आपके पास ये वाली टर्म है, तो आप लिखेंगे 1/√x और इसके ऊपर होल पार स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम लिख लेंगे dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जब करेंगे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी जस्ट x बचेगा आपके पास। यहाँ पे ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाती है, 1 टाइम्स 2 बचेगा यहाँ पर आपके पास, प्लस का साइन, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और x के ऊपर जब आप होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो वो उससे कैंसिल आउट होकर 1/x बच जाएगा, और तो ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास बचेगी, और यहाँ पे आएगा dx। तो अब देखें होल पार मौजूद नहीं है, टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, आप इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पहली वाली टर्म पे अलग से इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इस तरीके से, जो दूसरी टर्म है 2 उस पर अलग से इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इस तरीके से, और जो लास्ट टर्म है यानी 1/x उस पर आप अलग से इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब आपको पता है बार बार ये वाला ही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस का डेरिवेटिव जब आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने पार में एक ऐड करना है और उसी को डिवाइड कर देना है, उसी होल पार को। तो यहाँ पे x है, ये बेस है, इसके ऊपर पार 1 है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होता है, तो पार में 1 ऐड कर दें, बेस लिखने के बाद बेस लिखें, 1 में 1 ऐड करें 2 और डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कांस्टेंट होता है इसको आप इंटीग्रल के बाहर लिख लिया करें। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, आप इसको लिख लें बाहर। तो जब 2 बाहर लिख लेंगे तो ये चीज़ कैसे बन जाएगी, ये चीज़ इस तरह बन जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, खाली dx बचेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 1 dx बचेगा। खाली हो या 1 dx हो, दोनों के मीनिंग सेम है। तो मैंने आपको खाली इंटीग्रल हो यानी इस तरीके का लिखा हो खाली तो भी, और 1 dx का मतलब बताया कि सेम ही है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि आपने देखना है जो यहाँ ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसके साथ वेरिएबल कौन सा है वही वेरिएबल आपने इसकी इंटीग्रेशन में लिख देना है। तो यहाँ पे 2 को बाहर निकालने के बाद सिर्फ आप देखेंगे खाली इंटीग्रल बनेगा या 1 dx बचेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है, तो यहाँ पे आप इसके साथ लिख देंगे x। आगे चलें, अब देखें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये एक मैं नया आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब भी 1/x आएगा 1/x dx, जब भी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 1/x dx की, तो याद रखिएगा आपने इसमें जो इसका फॉर्मूला याद रखना है वो इक्वल होना है log of x प्लस c। यानी जब भी 1/x की इंटीग्रल करनी है तो आपने इसकी इंटीग्रल लिखनी है, इसका डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखें, आपने इसकी इंटीग्रेशन लिखनी है log of x, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी x को पॉजिटिव लिया हुआ है, प्लस कांस्टेंट c। और इसकी एक और टेक्निक भी है कि जब भी ये फॉर्मूला भी अभी आगे भी आने वाला है कि जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो नीचे वाले का log ले लेते हैं। तो आप देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 1, वो ऊपर मौजूद है, तो देखें डिनोमिनेटर का log ले लें। तो मैंने log लिया हुआ डिनोमिनेटर का यानी x का और प्लस कांस्टेंट किया हुआ है। तो आप इस तरीके से भी याद रखें, ये भी एक मेथड है, एक फार्मूला है, जो हमने टेक्निक है आप कह लें, इसको हमने भी आगे इस्तेमाल भी करनी है। और वैसे भी याद रखें क्योंकि डेरिवेशन में आप log x जब का डेरिवेटिव लेते थे तो 1/x होता था, तो इंटीग्रेशन क्योंकि इसका ऑपोजिट होती है, एंटी डेरिवेटिव हम इसको बोलते हैं, तो इधर 1/x dx का इंटीग्रल लेंगे तो log x होगा। मैंने आपको ये 2 मेथड से याद रखना बताया है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए, एक तो डायरेक्टिव फार्मूले के लिहाज से और दूसरा इस टेक्निक के लिहाज से कि ये इंटीग्रेशन में जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है न्यूमरेटर में तो उसकी
इंटीग्रेशन हमेशा होती है लॉग और नीचे वाली टर्म यानी x, तो लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x और आगे कांस्टेंट c। तो आप देखें यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ले रहे हैं पॉजिटिव और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसके पार्ट नंबर 6 का। तो अब हमने यहाँ पर 7 पार्ट लिख लिया है। अब 7 पार्ट में आप देखें 3x + 2 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x से, यानी आपने इन पे भी इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बेसिकली एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड हो रही है। फ्रैक्शन लिखी हुई है, हम यूजुअली इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं जब चीज़ें आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनमें कोई इस तरह का केस ना बन रहा हो जिस तरह का यहाँ पे सामने हमारे पास मौजूद है कि एक पूरी एक्सप्रेशन दूसरी एक्सप्रेशन से डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व किया करेंगे, इनको इस तरीके की फॉर्म में लेके आएंगे कि जब हम इन पे अलग अलग अप्लाई कर पाएँ, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो जब भी आपके पास इस तरह का केस आए जिसमें आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में एक कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखी हुई हो और नीचे एक सिंगल आपके पास टर्म नजर आ रही हो, तो आप इनको सेपरेट करके लिख लें, यानी इस फ्रैक्शन को ब्रेक करके लिख लें। किस तरीके से आप लोग जानते हैं ये कि मैं लिख सकता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है 3x, तो मैं लिखूंगा 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, और अगली टर्म क्या है +2, आप लिखेंगे प्लस और 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। इससे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वापस वही चीज़ बन जाएगा, लेकिन हमें इंटीग्रेशन में हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे ये dx वैसे का वैसे। अब ये सारी चीज़ें पता है आपको, ये x देखें आप लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सिर्फ इन दो की अगर मैं बात करूँ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है 1/2। तो आप लोग जानते हैं जब इस तरह का कोई केस आता है जिसमें बेसिस सेम होती हैं, पार्ट्स बेशक डिफरेंट हो और डिवाइड हो रही हो, तो आप इसमें इस तरह सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि ग्रेटर पार कहाँ पे है। तो ऊपर देखिए 1 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर पार है, 1/2 स्मॉलर पार होती है। तो स्मॉलर पार को ग्रेटर पार की तरफ मूव कर लेते हैं, उसको वहाँ पे ले जाते हैं, मूव करा लेते हैं। और आपको पता है जब भी किसी पार को ऊपर मूव करवाएंगे तो उसका साइन चेंज होगा। तो ऊपर क्योंकि x⁻1 है तो मैं ऊपर ही लिखूंगा x⁻1, और ये 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, यानी ये हो जाएगी 1 - 1/2, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, उसकी जगह पे आप 1 लिख लेते हैं। तो इस तरह हम इसको मैनेज करते हैं, और 1 में से हाफ निकालें या 1/2 निकालें तो हाफ ही आएगा, यानी 1/2 ही आएगा। यानी ये जो x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, इसको आप x⁻1/2 सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो अब आप देखें जब मैंने ये स्टेप किया है तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो गई हैं और इनके दरमियान एडिशन का साइन आ गया है। पहले ये मुकम्मल डिवाइड हो रही थी, यानी 3x + 2 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था स्क्वायर रूट ऑफ x से, लेकिन जब मैंने इनको इस तरह किया तो इस तरह ये दो टर्म्स बन गई, एक अलग और दूसरी अलग। और इसको भी मैंने फर्दर सॉल्व किया जिस तरह मैं अभी लिखने लगा हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है 3, और x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x कितना होता है ये मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ये होता है x⁻1/2 प्लस, और ये 2 है, और यहाँ पे भी जो स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड हो रहा है इसी तरीके से जिस तरह यहाँ पे 1/2 को ऊपर लेके आया था और ये -1/2 हो गया, तो ऊपर तो कोई यहाँ पे चीज़ है नहीं 2 के अलावा। तो जब आप इस स्क्वायर रूट ऑफ x को ऊपर लेके आएंगे, इसकी पार होती है 1/2, तो ये ऊपर आके इसकी पार क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी -1/2, और dx वैसे। ये स्टेप करने के बाद आप देखें अब हमारे पास इस तरह का केस नहीं है कि चीज़ें पूरी की पूरी एज अ होल फ्रैक्शन में लिखी हों या डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही हों। इस तरह के ब्रैकेट्स में, इस तरह के टर्म्स के ऊपर आप इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई करेंगे, यानी पहले के ऊपर इंटीग्रल अलग से, ये मैंने अप्लाई कर दिया पहली वाली टर्म पे, और दूसरी वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रल अलग से। तो ये देखिए मैंने दूसरी वाली टर्म पे इंटीग्रल अलग से अप्लाई कर दिया। अब चीज़ें आपको पता है, कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, कांस्टेंट हमेशा आ जाएगा बाहर, और खाली x इसी वाले फॉर्मूले के तहत उसकी जो बेस है वो x है, इधर भी बेस x ही है, तो बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और 1 केस मैंने आपको बताया ये हमेशा आगे मौजूद ही होता है। तो इसका मतलब है आप इसकी पार में 1 ऐड कर दें, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2, और उसी से आप क्या कर देंगे डिवाइड। आगे चलें तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें इस तरीके से, यहाँ भी बेस x है और बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो पार में एक ऐड कर दें, -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 1/2, और उसी से आप क्या कर दें डिवाइड कर दें, और प्लस कांस्टेंट क्या लिखें c। ठीक है, अब इसको जस्ट सॉल्व करना रह गया, वो मैं इसके पैरेलल यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो जब आप 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 2/3, एक 3 पहले मौजूद है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और दूसरा 2/3 ये आ गया, साथ आ जाएगा x⁻3/2। ठीक है, और यहाँ पे भी 1/2 पहले से मौजूद है नीचे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 2/1 हो जाएगा, और बाहर आपके पास एक 2 पहले से लिखा हुआ है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x⁻1/2 + c। इसको सॉल्व कर लें, 3 से कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 2x⁻3/2 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स 4 x⁻1/2 प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इस पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर।
तो अब हमारे पास ये है पार्ट नंबर 8। अब देखें पार्ट नंबर 8 में स्क्वायर रूट ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 1 से और ये सारी की सारी चीज़ें डिवाइड हो रही हैं y से। अगेन आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चीज़ों को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हम इंटीग्रल सब पे अलग अलग अप्लाई कर पाएँ। इस तरह के सिनेरियोज़ में जब चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही हों, एज अ होल डिवाइड भी हो रही हों, इस तरीके से जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इस तरह की फ्रैक्शंस में आपको पहले सॉल्व हमेशा करना पड़ेगा। तो अब पहले क्या करते हैं, आप देखिए स्क्वायर रूट ऑफ y ऊपर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे y। हम इन दोनों चीज़ों को पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएँ। तो ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ y, तो y स्क्वायर रूट ऑफ y को लिख सकते हैं y रेज़ टू पावर 1/2 और नीचे ये वाला लिखा हुआ है y, तो हम इसको लिख लेते हैं y। इसको आप सॉल्व कर लें, आपको पता है इधर y की पावर 1 है तो पावर ग्रेटर नीचे मौजूद है, तो आप नीचे लिखें y रेज़ टू पावर 1 और ये 1/2 को आपको मूव करवाना पड़ेगा नीचे की तरफ। जब इसको आप नीचे मूव करवाएंगे नेगेटिव हो जाएगी, यानी 1 माइनस 1/2 हो जाएगी। ये इसकी पावर में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता है, जो बेसिस सेम होती हैं, तो हम पार्ट्स को किस तरह यूज़ करते हैं। और ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा तो आपको उसकी जगह पे लिखना पड़ेगा 1। और आपको पता है ये भी बात कि 1 में से हाफ निकालें, यानी 1/2 माइनस करें, तो 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। इससे पता चला कि जो स्क्वायर रूट ऑफ y और y लिखा हुआ है, इसको इस जगह पे आप लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y या y रेज़ टू पावर 1/2। तो पहले मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ये सब इसकी सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। तो ऊपर लिख लूँगा y प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक दफ़ा ही y रेज़ टू पावर 1/2। ये 1 लिखने की ऊपर ज़रूरत नहीं है, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा dy। अभी भी चीज़ें और मज़ीद सॉल्व होंगी, जिस तरह अभी पिछले सॉल्व की थी। ऊपर एक न्यूमरेटर में एक कंप्लीट टर्म लिखी हुई है और जिसके नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है, आप इसको सेपरेट करके लिख लें। किस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से कि पहले y है और उसके नीचे y रेज़ टू पावर 1/2 अलग से, और फिर दूसरा 1 है और 1 के नीचे y रेज़ टू पावर 1/2 अलग से, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे dy। ठीक है, अभी भी ये सॉल्व हो सकती हैं। आप देखें ये y और 1/2, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y और नीचे आ जाएगा 1/2। ये बिल्कुल ऊपर जैसा ही है जो भी मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके बताया है, बस इधर y रेज़ टू पावर 1 ऊपर आ गई है, तो ग्रेटर पावर ऊपर है तो अब लिखेंगे बेस, यानी y वैसी उसकी पावर, और ये 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि जब पावर सब्ट्रैक्ट होती है इसका मतलब है वो इसी y के साथ मैनेज होगी, तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 माइनस 1/2 अगेन 1/2 होगा, यानी आप पहली टर्म में सॉल्व करने के बाद लिख सकते हैं कि ये बेसिकली है हमारे पास 1/2। और इस वाली टर्म को ऊपर अगर जब 1 लिखा हो या कोई कांस्टेंट लिखा हो, नीचे कोई वेरिएबल आ रहा हो और उसकी पावर नेगेटिव 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर जाके जब नेगेटिव 1 बनेगी वो अक्सर केस में सॉल्व करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपने क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ों को मैनेज कर लेना है। तो यहाँ पे 1 y की पावर 1/2 है, तो इसको जब आप ऊपर मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगी और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, dy। तो अब आप देखें हमने इस तरीके से क्वेश्चन को मैनेज करना है और हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को ले आए हैं। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हम दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पहली वाली है आपके पास y रेज़ टू पावर 1/2, इस पे हम इंटीग्रल अलग से अप्लाई करेंगे dy, प्लस जो दूसरा वाला y है यानी y रेज़ टू पावर नेगेटिव 1/2, इस पे हम अलग से इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। और आपको फॉर्मूला याद है, अब चाहे x हो या y हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कोई भी हो, लेकिन बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा होना चाहिए, तो तब आप पार में 1 ऐड कर देंगे। तो मैं इसी के लिहाज से ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर चेंज कर लूँ, x की जगह पे y लिख लूँ और उसके ऊपर कोई पार n लिख लूँ और साथ dy लिख लूँ, डिफरेंशियल भी अब y का हो जाएगा। तो अगर y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट भी निकालेंगे तो 1 नहीं आता है, तो इसका मतलब है बेस वैसे ही पार में एक ऐड करना चाहिए, उसी पार से डिवाइड कर देना चाहिए और प्लस c कर देना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 को इग्नोर करें तो बेस y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, आप बेशक मल्टीप्लाई 1 करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y 1/2 में प्लस 1 करें, वो होता है 3/2, और उसी से आप डिवाइड कर दें इस तरीके से। आगे चलते हैं, यहाँ पे है, यहाँ भी सेम केस है, बेस y है, उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, लिखें y, नेगेटिव 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2, और उसी 1/2 से आप डिवाइड कर दें और प्लस कांस्टेंट c लिख दें। अब मैं इसको जस्ट फाइनल स्टेप कर देता हूँ। डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन आ रही है, इसका रेसिप्रोकल लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/3, और साथ हो जाएगा y रेज़ टू पावर 3/2। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1, 2 लिख दें, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी है, और y की पावर 1/2 वैसे ही, और प्लस कांस्टेंट c। तो ये चीज़ हमारे पास इसका क्या आ गई, आंसर। तो अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 9 है, और इधर अगेन ऊपर होल पार आ रही है और ये सारी की सारी चीज़ डिवाइड हो रही है। हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स कर पाएंगे। तो ऊपर लगेगा फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, तो वो सबसे पहले वो अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इस होल पार को हमें सॉल्व करना है, यानी इसको एक्सपेंड करना है। तो a स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2, a है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, b है 1, और
प्लस बी स्क्वायर, बी है 1 यानी 1 का स्क्वायर। ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दिया, आप लोग जानते हैं। और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ थीटा वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे डी थीटा वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो अब आप देखें इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये बनता है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा माइनस 2 1 टाइम्स 2 होता है, और आगे स्क्वायर रूट ऑफ थीटा लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, तो थीटा की पावर 1/2 मैं लिख रहा हूँ ताकि रेडिकल साइन से ज़्यादा बेहतर लगे वो। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे जो है आपके पास वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, यानी आप इसको लिख लें थीटा की पावर 1/2 डी ऑफ थीटा। अब अगेन ये भी होल सारी की सारी चीज़ डिवीजन की फॉर्म में, आप इसको अलग अलग फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले लिख लें ताकि सॉल्व आउट हो जाए, तो फिर आप इस पर अलग अलग इंटीग्रल लगा सकें। तो आप इंटीग्रल का साइन लिखें, पहली टर्म डिवाइडेड बाय द कॉमन डिनोमिनेटर जो कि है थीटा रेज़ टू पावर 1/2, तो थीटा डिवाइडेड बाय थीटा रेज़ टू पावर 1/2, माइनस का साइन, आगे अगेन 2 थीटा रेज़ टू पावर 1/2, इसके नीचे भी कॉमन डिनोमिनेटर यानी थीटा रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, और 1 के नीचे भी कॉमन डिनोमिनेटर यानी थीटा रेज़ टू पावर 1/2, और ये सारी की सारी चीज़ के साथ आप क्या लिखेंगे, डी ऑफ थीटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इस पेज को जो है वो नीचे जो है कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अब आपको पता है यहाँ पे जस्ट वेरिएबल थीटा आ गया, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही हैं जो अभी हमने लास्ट टाइम में भी सॉल्व की हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है थीटा, उसकी पावर 1 है, और नीचे लिखा हुआ है थीटा रेज़ टू पावर 1/2, मैं इस पहली वाली टर्म की बात कर रहा हूँ। तो अगेन बेसिस सेम है, ऊपर बड़ी पावर है 1, तो हम इसकी सबको ऊपर की तरफ मूव करवा लेते हैं, इस पावर को भी, तो ये 1 है, ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा यानी 1 बचेगा। तो 1 - 1/2 कितना होता है, वो होता है 1/2। इसका मतलब है जो पहली टर्म है आपके पास वो बनेगी थीटा होल पावर 1/2 या थीटा रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। और जो दूसरी है आप देखें ये वाली, ये इससे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट 2 बचेगा। और ये आपको मैंने समझाया भी है कि 1/समथिंग लिखी हो, वेरिएबल की पावर हो 1/2, तो या जो भी हो आप इसको ऊपर ले जाया करें, इसको नेगेटिव कर लिया करें, तो अक्सर इस पर वो जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं वो लग जाता है। तो थीटा की पावर जो 1/2 है इसको जब ऊपर मूव करेंगे ये नेगेटिव 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डी ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना करे, पिछले क्वेश्चन का है यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, अब हम इसको सेपरेट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा रेज़ टू पावर 1/2 डी थीटा। अब सब पे इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई हो सकता है, हमने सारी चीज़ सिंप्लीफाई कर ली हैं, -2, ठीक है। और आगे आपके पास आएगा डी थीटा, और आगे आ जाएगा प्लस, और अब आपके पास आ जाएगा थीटा -1/2, और इस पर भी आ जाएगा डी थीटा। तो सेम वही रूल लगेगा, अब यहाँ पे बस वेरिएबल चेंज हो गया, बाकी चीज़ें तो वही हैं कि बेस क्या है वो है थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, वो होता है 1, यानी डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो पावर में एक ऐड और उसी पावर से क्या कर देंगे डिवाइड, जस्ट वेरिएबल चेंज हुआ और कुछ भी नहीं। तो थीटा वैसे 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। अब मैं इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, क्योंकि मैं ऊपर चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। तो अब आपने नीचे लिखना है 3/2, लेकिन जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 2/3। आगे चलते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लें। खाली इंटीग्रल क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई खाली इंटीग्रल आए तो आपने देखना है यहाँ पे डी के साथ कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है वो इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पे अब डी के साथ थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन थीटा होगी। तो जब 2 को बाहर निकाल लेंगे ये एम्प्टी हो जाएगा और खाली डी थीटा होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा प्लस, यहाँ पे आप देखें बेस फिर से क्या है वो है थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, यानी पावर में एक ऐड कर देना है। तो -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 1/2, और इसी से आपने डिवाइड करना है। तो ये मैं चीज़ें बता चुका हूँ कि जब आप 1/2 से डिवाइड करेंगे और अगले स्टेप में इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 और थीटा की पावर 1/2 बन जाएगा। तो जो नीचे पावर 1/2 मैंने लिखनी है वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2/1 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट सी, क्योंकि सारे इंटीग्रल सॉल्व हो गए हैं। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। तो अब हम यहाँ पे पार्ट नंबर 10 करेंगे। तो पार्ट नंबर 10 भी बिल्कुल पार्ट नंबर 9 की तरह जो भी हमने पार्ट किया है पहले वाला, बिल्कुल सेम ये भी उसी तरीके का पार्ट है। तो पहले आप ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर लें, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस पर फॉर्मूला लगेगा a - b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² -2 टाइम्स ab, और साथ आ जाएगा b² प्लस b²। तो b है स्क्वायर रूट ऑफ x, और इस पर आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर, और जो नीचे वाली टर्म है वो आपके पास आ जाएगी वैसे की वैसी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x,
और यहाँ पे ये डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी dx। अब 1 का स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं वो 1 होता है, 2 1 टाइम्स 2 होगा, 2 को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ x रेज़ टू पावर 1/2 की शक्ल में। यहाँ पे ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा x और नीचे हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जिसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो x रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब अगले स्टेप में मैं इन सबको अलग अलग करूँगा, पहली वाली टर्म को भी बाकी वाली टर्म्स को भी, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रल 1/x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 2x रेज़ टू पावर 1/2 और उसके नीचे भी जो कॉमन डिनोमिनेटर है वैसे ही x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस x, उसके नीचे भी x रेज़ टू पावर 1/2, यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा dx। यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मैं जो स्क्रीन है अपनी इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि मैं इसको फर्दर लिख पाऊँ। तो अब आप देखें क्या करेंगे, तो मैंने जो आपको चीज़ें बताई हुई हैं हम इसको बिल्कुल उसी तरीके से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें इस पहली वाली को अगर हम देखें इस पे अलहदा करें तो इंटीग्रेशन बनेगी इस तरीके से, 1/x रेज़ टू पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो आप x रेज़ टू पावर 1/2 को ऊपर मूव कर लें ताकि क्या बन जाए x रेज़ टू पावर -1/2 और इंटीग्रल अलग अलग मैं कर रहा हूँ साथ ही इसी स्टेप में, तो ये हो जाएगा dx। आगे चलें माइनस, यहाँ पे या वैसे ही नज़र आ रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा इंटीग्रल 2 और dx। आगे चलें इंटीग्रल का साइन और ये जो लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 1/2, ये मैं आपको भी समझा चुका हूँ। ऊपर वाले x की पावर 1 है, कुछ पावर ना हो तो 1 होती है, नीचे 1/2 है, तो आप पावर ऊपर ग्रेटर है तो ये 1 और ये 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी यानी 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है वो होती है 1/2, यानी ये सारा की सारी फ्रैक्शन x रेज़ टू पावर 1/2 के इक्वल है और साथ आ जाएगा dx। अब वही सेम रूल आपको पता है कि बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, बेस है x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो आपने क्या करना है लिखना है बेस x लिखना है, पार में 1 ऐड, -1/2 में 1 ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी 1/2 और उसी से डिवाइड करना है। तो 1/2 को जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 2/1 आ जाएगा। आप नीचे यहाँ पे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि एक कांस्टेंट है और जब 2 बाहर आएगा तो खाली इंटीग्रल बचेगा और खाली इंटीग्रल में मैंने आपको कहा ये देखना है कि d के साथ कौन सा वेरिएबल है, वो इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिख देना है। तो d के साथ x है तो आप यहाँ पे x लिख देंगे। आगे चलें सेम रूल, यहाँ पे बेस फिर से x है, बता चुका हूँ ऊपर ये रूल कि जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो पावर में एक ऐड, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है तो इसका मतलब है आगे मौजूद है, तो बेस वैसे ही 1/2 में 1 ऐड करें 3/2 और जब आप 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3। वो बेसिकली नीचे लिखना होता है लेकिन मैं एक ही स्टेप में ये स्टेप कर रहा हूँ, मैं ऊपर ही सारे स्टेप्स बता चुका हूँ और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। तो यही हमारे पास आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नीचे 1 ना डालें और सिंपल 2x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 2/3 और x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c, ये भी आप लिख लें, एक ही बात है, दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब देखिए ये स्पेशल पार्ट है क्योंकि यहाँ पे अब जो फंक्शंस आ रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं, इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह लें। ये e की पावर 2x, e की पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और पीछे जो अभी हमारे पास फंक्शंस आए थे वो सिंपल एक्स वाई में अलजेब्राइक फंक्शंस थे। तो जिस तरह डेरिवेटिव के अंदर हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना अलग से सीखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक का अलग से सीखा था, कुछ चेंजेस होती थी, इसी तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी जो टेक्निक मैं अभी बताऊँगा वो याद रखना है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए e रेज़ टू पावर समथिंग लिखा आ जाए उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि आपने इंटीग्रल जब अप्लाई करना है तो पहले इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि ये टर्म बाय टर्म सब पे अलग अलग अप्लाई हो सके। अभी ये e2x प्लस ex सबका सब जो है ये डिवाइड हो रहा है e की पावर x से, तो पहले मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ ताकि इंटीग्रल तो सेपरेट हो सके। तो इंटीग्रल का साइन लिखूंगा, तो जिस तरह फ्रैक्शन में करते थे e की पावर 2x, जो उनका कॉमन डिनोमिनेटर है वो नीचे लिख लूँगा e की पावर x, इनको आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। अगली टर्म क्या है वो है e की पावर x और फिर अगेन e की पावर x। ठीक है, ये मैंने अलग अलग कर दिया, बात वही है, एलसीएम लेंगे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और यही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये dx। अब आप देखें ये लिखा हुआ है e की पावर 2x जो पहली टर्म है और दूसरी लिखी हुई है e की पावर x और इन दोनों की भी बेस एक तरह की सेम है। तो बड़ी पावर ऊपर मौजूद है तो हम लिखेंगे e की पावर 2x और जो नीचे x लिखा हुआ है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता है। तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, यानी आपकी पहली टर्म आ जाएगी e की पावर x। ठीक है, और यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 और सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा dx। अब देखिए आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इंटीग्रल का साइन डालें, e की पावर x पे अलग से इंटीग्रल और ये जो 1 है दूसरी टर्म इस पे अलग से इंटीग्रल।
अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना जा रहा हूँ कि जब भी आपके पास e की पावर x, 2x, 3x कुछ भी आए, इस तरह का फंक्शन आए, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसी करनी होगी। आपने सबसे पहले जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, e रेज़ टू पावर x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको एक दफ़ा लिख लेना है, और इसकी जो ये पावर है या इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका डेरिवेटिव आपने डिवाइड करवाना है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, वो होता है 1, आपने उससे डिवाइड करवाना है, जिसको मैं भी समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। आपने d/dx ऑफ x, यानी जो इसकी एक्सपोनेंट है उसके डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करवाना है, और प्लस कांस्टेंट c लिख देना है। ये आपने याद रखना है, e की पावर x वैसे ही जो उसका एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देना है, और प्लस कांस्टेंट c। तो अब आप यहाँ पे देखें क्या आंसर होगा, e की पावर x को वैसे ही लिखें, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, वो होता है 1। आप लोग जानते हैं कि जब भी आप x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट, तो वो 1 आएगा। तो नीचे आपको किससे डिवाइड कराना पड़ेगा, 1 से, प्लस, और ये तो खाली इंटीग्रल है या 1 इंटीग्रल है, 1 लिखा हुआ है सिर्फ, तो मैंने आपको बताया हुआ इस केस में। तो d के साथ देखें वेरिएबल कौन सा x, तो यहाँ पे आप लिख लें x और प्लस कांस्टेंट c। इसी आंसर को आप सिंपल e की पावर x प्लस c भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसमें मैंने जो टेक्निक्स बताई हैं, जो आपको मेथड बताए हैं, जो थोड़े बहुत आपको हिंट करने के लिए बताया कि किस तरह चीज़ें मैनेज करनी है, वो आपने मेमोरी का पार्ट रखनी है, वही आपके क्वेश्चन नंबर 2 में भी अब काम आने वाली है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते वक्त कि अगर आपके पास जो भी क्वेश्चन लिखा है उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, किसी तरीके से वो क्वेश्चन रिड्यूस हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लें और तब उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। जैसा कि आप देखें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आप कोई और वे आउट देखें कि किसी तरीके से कोई फॉर्मूला लग जाए, या जो अभी तक टेक्निक्स ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी हैं वो लग जाए, तो कोई खास टेक्निक इस पर लगती हुई नज़र नहीं आती है। और इस सारी चीज़ को ऊपर भी मूव नहीं कर सकते, अगर करें भी ब्रैकेट्स डाल के ऊपर होल पावर -1 भी लिख दें तो भी उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ होल पावर में आती है तो बेस का डेरिवेटिव आगे अक्सर बनाने से फ़ायदा हो जाता है इंटीग्रेशन में, और वो भी आपको पता है इसका बेस का डेरिवेटिव बहुत लंबा चौड़ा बनने वाला है, तो वो भी ईजी वे आउट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई सिंप्लीफिकेशन ढूंढें। तो आप लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास लिखे आते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व होते हैं, अक्सर औकात, ज़रूरी नहीं है, अक्सर औकात हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बनाते हैं, और उसका तरीका क्या होता है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी होती है इसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा हुआ है। तो आप भी इसमें ऐसे ही करें। तो हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, ऊपर यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, नीचे सारी टर्म्स वैसी की वैसी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, और इस सब को रैशनलाइज करवा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसी चीज़ को लिखेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, प्लस जो बीच में इसको क्या कर देंगे माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। तो x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस ए, यानी सेम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ के साथ जो यहाँ पे डिफरेंशियल आएगा dx, ये सबके साथ ही है, यानी एक तरह की जो सारी चीज़ लिखी हुई है इन सब का इकट्ठा एक डिफरेंशियल है। अब आप इसको जस्ट सॉल्व करें तो ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है आपके पास, ये सारी की सारी, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये जस्ट इस तरह हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। ये आपको पता है जब भी कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। आप नीचे लाइन डालें, अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ये चीज़ देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x प्लस बी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के साथ है, यहाँ पे भी है, बस इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो अगर कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह की फॉर्म में, और इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह की फॉर्म में। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई है a प्लस बी या माइनस बी की फॉर्म में, ये पहली चीज़ a प्लस बी है, दूसरी चीज़ a माइनस बी है। तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप भी इसको ऐसे लिखें, तो a होगी पहली टर्म यानी x प्लस ए, तो आप लिखें x प्लस ए होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी होती है दूसरी टर्म जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, और यहाँ पे आप लिखते हैं x प्लस बी और उस पर आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख लें dx। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स हैं अभी फ़िलहाल उसको वैसे ही रख रहे हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ x प्लस ए स्क्वायर रूट और माइनस स्क्वायर रूट x प्लस बी, और यहाँ पे dx वैसे का वैसे ही, इनको मैं सॉल्व करूँगा। तो किस तरह सॉल्व होंगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, जब आप ब्रैकेट्स खोलेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस बी।
इससे क्या फ़ायदा होगा, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी, ऊपर आएगी हमारे पास एक्स प्लस ए और उस पर आएगा स्क्वायर रूट, इधर आएगा माइनस एक्स प्लस बी, ये भी स्क्वायर रूट के साथ, और नीचे हमारे पास क्या चीज़ बची हुई है, एक ये ए बचा हुआ है और ये एक माइनस बी बचा हुआ है, और साथ यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स। मैं पेज को और ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन डाल रहे हैं। अब देखें ये जो a और b होता है अलजेब्रा में, हम a और b को एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। x, y, z, t, w और थीटा, इन चीज़ों को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं और a और b को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अभी जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 गया है उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपने उसको जो है बाहर निकाल लेना होता है इंटीग्रल के साथ। तो इसी तरीके से अगर कोई भी कांस्टेंट डिवाइड हो रहा हो तो आप इसको भी इंटीग्रल साइन के बाहर लिख सकते हैं। जिस तरह आप देखें ये a माइनस बी दोनों के दोनों कांस्टेंट है अलजेब्रा के लिहाज से, तो आप इसको भी बाहर लिख लें क्योंकि ये डिवीजन की फॉर्म में है, तो इसलिए जब ये इसको बाहर लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 ओवर a माइनस बी। अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो जस्ट वो नंबर बाहर लिख लेते, जब नीचे लिखा होता डिनोमिनेटर में तो 1 ओवर की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि वो डिवाइड हो रहा होता है। तो सिर्फ आपके पास बाकी क्या चीज़ बचेगी, आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है, और ये दोनों चीज़ों पे साथ क्या है, डिफरेंशियल, जो कि है डी एक्स। अब आपको पता है, देखें ये दो टर्म्स हैं अलग अलग, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन कोई भी आ जाए तो आप इन पे अलग अलग इंटीग्रल लगा सकते हैं। तो अब आपने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और ये a माइनस बी इन सब के साथ रहेगा क्योंकि ये बाहर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम इन सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं लिखूँगा 1 ओवर a माइनस बी। अब इस इंटीग्रल को आप अलग से सॉल्व कर लें, तो मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रल x प्लस ए, और मैं इसकी स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 पावर यूज़ कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान रहें, dx, ठीक है। और यहाँ पे आएगा माइनस, इस पे भी इंटीग्रल x प्लस बी, और इसकी भी पावर यूज़ कर लेता हूँ 1/2 dx। क्योंकि ये a माइनस बी जो है सबके साथ है तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह की ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि ये 1 ओवर a माइनस बी इन सब के साथ लिखना है, ठीक है। अब मैं पेज को नीचे कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और अब हमने इन सबको सॉल्व करना है। तो आप देखिए सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस ए बेस है, ये पूरी बेस है और ये इसकी पावर है। तो आपको मैंने सिखाया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, बार बार मैंने ये बताया आपको फॉर्मूला कि जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। अब बेस है x प्लस ए, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूँ कि x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, बेस x प्लस ए है, पावर को इग्नोर कर दें, तो x का डेरिवेटिव पहले लेंगे वो होगा 1, और a का डेरिवेटिव a मैंने आपको बताया कांस्टेंट होता है वो होता है 0, सो 1 प्लस 0 कितना आता है 1। तो 1 जो होता है वो सबके साथ पड़ा होता है और किसी के साथ भी इस तरह मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यानी इस x प्लस ए का कंप्लीट डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड और उसी पावर से डिवाइड। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे x प्लस ए 1/2 में एक ऐड जो कि कितना बन जाएगा 3/2। और मैं ऊपर आपको ये बात समझा भी चुका हूँ कि जो पावर नीचे भी आपने 3/2 लिखना होता है वो आप नीचे लिखने के बजाय उसका रेसिप्रोकल करके साथ लिख लिया करें। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो होगा 2/3, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ। आगे चलते हैं, माइनस का साइन। अब इसकी भी इंटीग्रेशन ऐसी होगी, चाहे a आ जाए या b आ जाए, है तो कांस्टेंट ही, इधर भी बेस का डेरिवेटिव जो है वो 1 ही बनेगा और आगे वो मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं। तो इसका भी आपको करना पड़ेगा x प्लस बी, यानी पावर में एक ऐड, बेस वैसे ही 1/2 में 1 ऐड करेंगे, फिर दोबारा 3/2, और इसका भी जो 2/3 आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर, मैंने इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज। और क्योंकि सारे इंटीग्रल सॉल्व कर लिए हैं तो अब आपको यहाँ पे कांस्टेंट सी ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 2/3 भी कॉमन है, इसमें भी 2/3 आ रहा है, इसमें भी 2/3 आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बाहर कॉमन, 3 भी बाहर कॉमन, और ये जो नीचे a माइनस बी लिखा हुआ है ये इसके आप साथ ही लिख लें, a माइनस बी, ठीक है, ये इस तरह लिख लें। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है x प्लस ए, यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपके पास x प्लस बी और इसकी होल पावर 3/2, ये ब्रैकेट क्लोज, और प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ तक हमारा ये आंसर काफ़ी है। अगर आप इस 2/3 a माइनस बी को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे अगले स्टेप में, वो भी आंसर काफ़ी है। ये आप पे डिपेंड करता है, अक्सर इंटीग्रेशन के आंसर्स को सिंप्लीफाई करके या डिफरेंट फॉर्म में लिखा होता है, या 2 आंसर्स भी लिखे होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के केस के अंदर। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, हमने यहाँ तक भी सिंप्लीफिकेशन कर दी है, वो काफ़ी है, आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट।
तो अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर का जो है पार्ट बने होते हैं। तो आपने इन क्वेश्चन में एक खास चीज़ को देखना है और ये आप याद रहेगी आपको, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। आप देखिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपको नजर आती है कि ये जो रेशियो लिखी हुई है इसके ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और इसके एक नीचे भी पॉलिनोमियल है। यानी पहली तो बात ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल लिखी हो नीचे भी लिखी हो, वो बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन होती है। अगर आप इसके ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री देखें या हाईएस्ट पावर आप कह लें जो मौजूद है इस वक्त, वो उसमें है 2, और जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसकी भी आप डिग्री देखें वो भी 2 है। तो ऐसी रैशनल एक्सप्रेशन जिसमें नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसकी डिग्री ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से या तो कम हो या वो इक्वल हो जाए, दोनों केस में ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, और इनफैक्ट क्लास 10 में भी इससे रिलेटेड चैप्टर है, वहाँ पे भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ऐसी फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी ऊपर वाली और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री सेम आ जाए या नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री कम हो, ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा हो, इन दोनों केस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा, और जैसे आप इसको प्रॉपर बनाएंगे आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि इधर भी कोई और वे आउट नहीं नज़र आ रहा। तो हम इसको प्रॉपर कैसे बनाएंगे? हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जो नीचे चीज़ लिखी हुई है इसको बाहर लिख लें और कोशिश करें कि वेरिएबल पहले लिखा हो, कांस्टेंट बाद में लिखा हो। जिस तरह ये देखें 1 + x² लिखा हुआ है, ये तब भी हो सकती है सॉल्व, लेकिन ज़्यादा आसानी हो जाती है जब वेरिएबल स्टार्ट में लिखा हो, कांस्टेंट एंड में लिखा हो। तो मैं इस 1 + x² को लिख लेता हूँ x² + 1, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, डिवीजन का साइन। और ऊपर भी जो 1 - x² लिखा हुआ है इसमें भी पहले वेरिएबल लिख लेता हूँ। तो वेरिएबल x² है, उसके पीछे माइनस है, तो पहले लिखना पड़ेगा -x² और फिर लिखना पड़ेगा +1। सिंपल डिवीजन है, आप लोगों ने क्लास 9 में भी सीखी हुई है। हमारा टारगेट ये होता है कि इस पहली वाली टर्म को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे ये पहली वाली जो टर्म है यानी -x² है ये कैंसिल आउट हो जाए। तो मुझे किसी ऐसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये इजीली कैंसिल आउट हो जाए। अगर मैं x² को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे लिए आसानी है, ये चीज़ को मैं कैंसिल आउट कर लूँगा। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि मैं सारी चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x² -1 टाइम्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -x², इधर लिखेंगे। और अगली टर्म को भी इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, तो +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? -1। अब आपने साइन चेंज कर देने होते हैं इस नीचे वाली पॉलिनोमियल के, ये माइनस होता है, ये प्लस, और ये भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सॉल्व करें तो देखें ये नया वाला साइन प्लस और ये पुराना वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी ये कैंसिल आउट, और यहाँ पे 1 और ये +1 +1 +1 +2। जब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ना बचे जो जिससे आप इस x को कंपेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर कोई x बच रहा होता तो आप उसकी पार्ट देखते, अगर वो रिड्यूस हो जाती, इस वाली से कम होती, तो आप सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा होती तो क्वेश्चन को तब तक कंटिन्यू रखना होता है जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ना बदल जाए, यानी यहाँ वाली की डिग्री जो इधर चीज़ें लिखेंगे आप इस 2 के साथ या इधर लिखेंगे वो कम ना हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे 2 के साथ कोई वेरिएबल लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रॉपर बन चुकी है। अब बस आपने इसको लिखना है। तो अब लिखना कैसे है? तो जो सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा आपने सबसे पहले इसको लिखना है, इंटीग्रल का साइन। यहाँ पे हम इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे, सबसे पहले ये वाला नंबर यानी -1, उसके बाद प्लस का साइन आपने डालना है, और फिर जो रिमाइंडर है आपका, यानी यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो है 2, आप लिखेंगे 2, और डिवाइड का साइन, और फिर जो चीज़ जिससे आपने डिवाइड किया था यानी x² + 1 या 1 + x² कह लें, दोनों की मीनिंग सेम है, उसको आपने लिख देना है। तो यहाँ पे x² + 1 लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, और साथ डाल दूंगा dx, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरह करने से मेरे पास ये 2/x² + 1 बन गया, और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें नीचे जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है उसकी डिग्री ज़्यादा, ऊपर पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। और ये ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, बीच में प्लस का साइन है, यानी आप इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहीं पर करेंगे, हम इस -1 पे अलग से इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इस तरीके से, प्लस का साइन, और ये जो 2/x² + 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर हम अलग से इंटीग्रल अप्लाई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी आने वाला है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें जो -1 है, ये जो माइनस का साइन इस तरह आएगा, आप इसको बाहर लिख लिया करें इंटीग्रल के, ये माइनस का साइन इंटीग्रल के बाहर आ गया। तो क्या बचता है? ये बचता है खाली 1 dx। और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया कि जब भी खाली 1 या dx लिखा है या खाली इंटीग्रल लिखा है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? आपने देखना है d के साथ कौन सा वेरिएबल, अगर x है तो आपने इसकी इंटीग्रेशन क्या लिख देनी है? x लिख देनी है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे x। जो भी साइन आया करेगा उसको अपने बाहर इस तरह नोट डाउन कर लेना है। अब आगे चलें, अब देखें यहाँ पे 2 है, ये 2 कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया कांस्टेंट को हम जो है इंटीग्रल साइन के आउटसाइड निकाल लेंगे, यानी इंटीग्रल साइन के इसको बाहर लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा? जस्ट 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 और आ जाएगा dx। अब सिर्फ इस चीज़ की इंटीग्रेशन रह गई है, बाकी सबकी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं। अब आपको अगर इस तरह की इंटीग्रेशन आए तो ये कैसे करनी है, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ। इसका एक फॉर्मूला है,
तो अब आपने याद रखना है ये जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इसी तरीके से आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाएंगी और फिर आपके लिए आसानी रहेगी। तो जब भी कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी आए 1 ओवर वेरिएबल का स्क्वायर यानी कोई एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ए का स्क्वायर और डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा ये हुआ करेगी 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब यहाँ पे मुराद ये है कि कोई भी चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हो, एक वेरिएबल हो उस पर स्क्वायर आ रहा हो, वेरिएबल कोई भी हो सकता है एक्स वाई जी कोई भी, यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ है, और एक कांस्टेंट हो उस पर स्क्वायर आ रहा हो, बीच में प्लस का साइन आओ, तो आप उसको इस तरह की फॉर्म में उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें यहाँ पे भी इसी तरह का फॉर्म लिखा हुआ है 1 ओवर वेरिएबल का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप इस 1 के ऊपर स्क्वायर पुट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से इसी मेथड से हमने अप्लाई कर देनी है। इसके ऊपर हम लिखेंगे -x को वैसे ही प्लस 2 वैसे ही 1 ओवर ए का मतलब है 1 ओवर दैट कांस्टेंट जो कि अपीयर हो रहा होगा इस इंटीग्रेशन में। तो देखिए वो कांस्टेंट क्या है, वो ये है जो स्क्वायर के नीचे लिखा होगा, इसको हम ए बोलेंगे। तो ये हो जाएगी 1 ओवर ए यानी इटसेल्फ 1, आप इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर लें। आगे लिखेंगे tan इनवर्स x का मतलब है वो वेरिएबल जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्क्वायर के नीचे x ही है, इधर भी फॉर्मूले में भी इत्तफाकन x ही है। तो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे जो वेरिएबल है वो है x ओवर a मतलब वही कांस्टेंट जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है जो अगेन 1 है, यहाँ तक हो गए, प्लस सी, क्योंकि सारे इंटीग्रल सॉल्व हो चुके हैं तो हम इसको सी लिख देंगे। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लें, -x, इन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ओवर 1 1 ही होता है, 2 1 टाइम्स 2 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, आगे आ जाएगा x, इसके नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आएंगी आपने उनको हैंडल करना है, और ये मैंने आपको फिर से एक नया फॉर्मूला बता दिया है, जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ आपको नज़र आएगी वहाँ पे आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। तो अब मैंने यहाँ पर आपके सामने पार्ट नंबर 3 लिख लिया। ये पार्ट नंबर 3 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये पार्ट नंबर 1 में इसकी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे भी आप देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी तब इंटीग्रेशन आसान होगी, और नीचे स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं तो हम इनको भी रैशनलाइज करेंगे। किस तरह करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये सब कुछ मैं पार्ट नंबर 1 में समझा चुका हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, ये प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसी चीज़ से हम डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये सबकी जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ बचेगी इन सब का यहाँ पे डिफरेंशियल लिख लेंगे dx। अब आपको पता है ये जो ऊपर वाली चीज़ है 1, ये सारी चीज़, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन 1 से जब मल्टीप्लाई होगी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस ए, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी सारी की सारी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो गई। डिवाइड का साइन हम डालेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और देखें यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बन रहा है जो पार्ट नंबर 1 में बन रहा था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी हम भी यहाँ पे यही करेंगे, लिखेंगे x प्लस ए का स्क्वायर रूट जो कि a है इसका स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर, बी होती है दूसरी वाली टर्म यानी स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसके ऊपर भी क्या डाल देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। मज़ीद सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रल का साइन, ऊपर आएगा आपके पास x प्लस ए और यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पे अब हम इसको हमने सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस ए, माइनस का साइन, यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जस्ट x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब मैं पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, अब जो ऊपर चीज़ है वो तो वैसी की वैसी रहेगी, वो रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, और नीचे आप देखें ये प्लस x और नेगेटिव x कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा a बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा dx। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी कोई नीचे कांस्टेंट डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप इसको इंटीग्रल साइन के बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है a तो आप इसको बाहर इस तरीके से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई a, और बाकी जो इंटीग्रल है वो आपके पास सारे का सारा वैसे ही आएगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, यानी इंटीग्रल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए पे अलग से, ये मैं चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब इस तरह की चीज़ बन जाती है, इस तरह की एक्सप्रेशंस फॉर्म में आ जाती हैं तो आप इनको अलग अलग इन पे इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस ए डी एक्स इस पे अलग से, माइनस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x और dx इसका अलग से, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज क्योंकि 1 ओवर ए सबके साथ है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, x प्लस ए
होल टू पावर 1/2। इसमें ये सारी की सारी चीज़ कहलाती है बेस। और मैंने आपको बताया हुआ है जब बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि x प्लस ए का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव 1 और a का एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब है इधर भी सबके साथ 1 लिखा हुआ ही है एक तरह का। मैंने आपको कहा 1 हमेशा लिखा होता है जो टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसको यहाँ पे शो करवाने की जरूरत नहीं होती। आप लिखना भी चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लें, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इस पर ये रूल इस तरीके से लगेगा, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में बता चुका हूँ चीज़ें। x प्लस ए बेस वैसे ही, पावर में 1 ऐड, इसकी पावर कितनी है स्क्वायर रूट यानी 1/2। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3/2, और उसी पावर को नीचे लिखते हैं, यानी नीचे 3/2 लिखना है। लेकिन मैंने आपको कहा है आप उसको स्टेप बचाने के लिए, आसान करने के लिए आप इस तरह लिख लिया करें कि जो नीचे पावर आ रही होती है उसका रेसिप्रोकल लेके इधर लिख लिया करें इसके साथ ही। तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है 2/3। वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे ये ब्रैकेट वैसे की वैसी रही। आगे चलते हैं। इस स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब भी यही है, x रेज टू पावर 1/2, और इसके भी आप बेस देखें तो x है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है, 1 सबके आगे पड़ा होता है। तो इसलिए इसकी भी जो इंटीग्रेशन होगी ऐसी होगी, बेस वैसे ही, पावर में एक ऐड, पावर है इसकी 1/2, 1/2 में 1 ऐड करते हैं तो 3/2 आता है। और जो नीचे आपने डिवाइड करनी थी पावर, उसको आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख लें ताकि स्टेप बच जाए, वो हो जाएगा 2/3, और ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो जाएगी क्लोज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब इसका हम एक स्टेप और कर सकते हैं, वो मैं यहीं पे इसके पैरेलल कर रहा हूँ, वैसे इतना आंसर भी काफ़ी है, लेकिन आप इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं वो आप कर लें, बेहतर है। तो यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3 है, तो ये 2/3 इसमें कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 2/3 को कॉमन निकालूँ तो 2/3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और ये जो a है 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, इसलिए ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 3 है, और ये a 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3a। तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी फाइनल, यहाँ पे ब्रैकेट बचेगी, आपके पास बचेगा x प्लस a, और इसकी होल पावर कितनी है वो है 3/2, माइनस का साइन, और एक बचेगा x, और इसकी होल पावर कितनी है वो है 3/2, ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से, और प्लस कांस्टेंट c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। तो अब देखिए हमारे पास जो ये पार्ट नंबर 4 है। अब इस पार्ट नंबर 4 में बाहर इंटीग्रल का साइन लिखा हुआ है और अंदर है a - 2x, और इसकी होल पावर 3/2 है। तो मैंने आपको कहा था जब भी होल पार्ट्स आएँ तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें जो ये फार्मूला वाला मेथड है वो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया, आप पहले उसकी कोशिश कर लीजिएगा कि अगर वो लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो ना यूज़ हो तो फिर आप डिफरेंट टेक्निक यूज़ करिएगा। तो देखिए इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है a - 2x, जो भी पावर के नीचे लिखी होती है वो बेस है। हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि फार्मूला नंबर 1 जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी बार इस्तेमाल किया है वो इस पर अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसकी बेस है a - 2x। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है वो आएगा 0, और जब डेरिवेटिव 2x पे लगेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है वो होता है 1, यानी सिर्फ 2 टाइम्स 1 आ जाएगा। तो 0 - 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 2 होता है, 0 - 2 कितना आता है वो आता है -2। इसका मतलब है इस सारी बेस का जो डेरिवेटिव बनता है वो -2 बनता है। और मैंने आपको बताया था जब कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव बन रहा हो तो इसको यहाँ पे बनाया जा सकता है, इसको आप खुद से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और खुद से यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये इंटीग्रल जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ -2 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर भी -2 से डिवाइड कर देंगे। मैं ये माइनस इस तरह बीच में लिख रहा हूँ, आप ये नीचे भी लिख सकते हैं, और अंदर -2 से बाहर डिवाइड कर दिया, और अंदर हम -2 से क्या कर देंगे वो कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे a - 2x होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो देखिए मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये चीज़ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा चुका हूँ। अब क्योंकि बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखेंगे -1/2, और बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो क्या करना होता है, तो रूल नंबर 1 के थ्रू जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है बार बार, जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a - 2x, 3/2 में 1 ऐड कर दें, 3/2 में 1 ऐड करें तो 5/2 आता है, और जो पावर आई है उसी से आपने इसको डिवाइड करना है इस तरीके से 5/2, और प्लस कांस्टेंट c। अब इस -2 को भूल जाना, ये नहीं लिखना, प्लस कांस्टेंट c। और अगले स्टेप में ये 5/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/5, और यहाँ पे आ जाएगा a - 2x होल पावर 5/2 प्लस c, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इसका फाइनल आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ -1/5, और आ जाएगा आपके पास a - 2x की पावर 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। तो अब हमारे पास ये पार्ट नंबर 5 है। तो देखें यहाँ पे जो ऊपर न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है 1 + e⁻x और होल पावर 3 है। तो मैंने आपको कहा है जब भी कोई क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, कोई होल पावर आ रही हो, आप पहले उसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा a + b होल क्यूब वाला। तो मैं यहाँ पे वो लिख भी देता हूँ कि a + b
होल क्यूब किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। इसको आप 3ab इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए क्यूब यानी 1⁻³ प्लस बी क्यूब यानी e⁻x और इसकी होल पावर 3 प्लस 3a² बी। 3a² का मतलब है जो पहले ये नंबर है इस पर आप स्क्वायर डालें, और b का मतलब है जो दूसरी चीज़ है यानी दूसरी टर्म है यानी e⁻x उसको वैसे ही लिखें, प्लस 3ab²। 3a का मतलब 1 और b का मतलब e⁻x, इसको आप वैसे लिख लें। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और नीचे आप लिख लें e⁻x इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x यानी dx। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यूब जो कि आता है 1। यहाँ पे देखें जब भी कोई बेस इस तरह लिखी हो यानी 3 के नीचे जो भी चीज़ें हम एक तरह का इसको बेस बोल रहे हैं, तो ये e⁻x है। जब इस तरह की पार हो और उसके ऊपर भी होल पार आपको नजर आए तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे जो x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 को फर्दर ex से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3e⁻x। आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 को भी आप ex से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3ex। यहाँ पे गलती है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गया हूँ क्योंकि यहाँ पे देखें 3ab² था, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करना चाहिए था। और यहाँ पे भी जब आप x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x यानी ये हो जाएगा 3 और e⁻2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इस तरीके से। और नीचे आपके पास क्या आएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा e⁻x और यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ इस तरीके से। अब आप देखें ये सारी चीज़ें हमने ओपन कर ली है, मैं इन सब को, इनका कॉमन डिनोमिनेटर है e⁻x, इन सब के साथ सेपरेट करके लिख सकता हूँ। इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, हम लिखेंगे इंटीग्रल, पहले इस 1 को सेपरेट करके लिखेंगे यानी 1 डिवाइडेड बाई e⁻x। अब आगे e⁻3x को लिखेंगे, e⁻3x डिवाइडेड बाई e⁻x, फिर आगे प्लस का साइन, अब इस 3e⁻x को लिखेंगे 3e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x, और आगे लिखेंगे प्लस का साइन, और अब लिखेंगे 3e⁻2x डिवाइडेड बाई e⁻x ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। यानी सबके साथ कॉमन डिनोमिनेटर है तो मैंने सबको सेपरेट करके इस तरह लिख दिया। आप इनका एलसीएम भी लेंगे तो वापस यही चीज़ मिलेगी, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इस पेज को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि हम आगे कर पाएँ। तो अब आप देखें हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इन सब पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे और मैं साथ साथ अलग अलग इंटीग्रल भी अप्लाई करूंगा, और जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो भी साथ साथ एक ही स्टेप में करूंगा ताकि टाइम भी बच जाए और एक स्टेप भी हमारा रिड्यूस हो जाए। तो इंटीग्रल का साइन, अभी जो 1/e⁻x लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से, e⁻⁻x, यानी e⁻x को ऊपर भेज दें तो ये पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी, ये e⁻⁻x हो जाएगी, और इसके साथ डिफरेंशियल तो आएगा ही आएगा यानी dx आएगा। आगे प्लस का साइन, अलग से इंटीग्रल, यहाँ पे 3x है, नीचे 1x है, तो 3x बड़ी पावर है, आपको पता है इन पार्ट्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ये 3x है, ये e⁻x है, तो बड़ी पावर ऊपर मौजूद है तो हम इसको लिखेंगे e⁻3x, और ये जो x है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x कितने होते हैं, वो होता है 2x, तो ये हो जाएगा e⁻2x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻2x और साथ आ जाएगा dx। यहाँ पे आप देखें ये दोनों कैंसिल आउट ही हो जाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, तो आप लिखें 3 और dx। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से 2x है और नीचे x है, तो 2x लिखें e⁻2x, नीचे लिखें e⁻x, तो 2x माइनस x कितना होता है वो आप इस तरीके से कर लें, तो 2x माइनस x होता है e⁻x, ये नीचे वाली पावर ऊपर चली जाती है, ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3e⁻x और यहाँ पे इंटीग्रल का साइन, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा डिफरेंशियल। तो अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ समझाई थी कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मैं वही दोबारा बताने लगा हूँ। तो आपने क्या करना है, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए आपने सबसे पहले उसको लिख लेना है, ये मैंने लिख लिया e⁻⁻x, और जो चीज़ इसकी पार में लिखी होगी, इसका एक्सपोनेंट होगा, उसका डेरिवेटिव लेना है और जो आंसर आना उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे नेगेटिव x लिखा हुआ है, तो नेगेटिव x का डेरिवेटिव होता है -1। ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर नंबर 2 में समझी हुई हैं, इसको मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होता है 1 और नेगेटिव साइन साथ वैसे ही। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देखें e⁻2x, तो आप लिखेंगे e⁻2x, 2x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 1 टाइम्स 2, तो इसका डेरिवेटिव होता है 2, इधर आ जाएगा 2। ये 3 कांस्टेंट है, जब आप कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे तो जो चीज़ बचेगी वो खाली इंटीग्रल होगा, और खाली इंटीग्रल हो या 1 लिखा हो इंटीग्रल के अंदर सिर्फ, इसका एक ही मतलब होता है। तो आपने बस ये देखना होता है कि जो ये d लिखा हुआ है इसके साथ कौन सा वेरिएबल है। अगर d के साथ x लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे x लिख देंगे, y लिखा हुआ तो y लिख देंगे, तो क्योंकि जब 3 को बाहर लिखे आएंगे ये एम्प्टी हो जाएगा, और खाली इंटीग्रल और साथ dx लिखा हो तो इसका मतलब है आपको x साथ लिख देना है क्योंकि d के साथ x लिखा हुआ है।
आगे चलें, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन के साथ, सिर्फ e की पावर x बचेगा। और मैंने अभी आपको बताया e की पावर x की इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। आप पहले e की पावर x को वैसे ही लिखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट, वो होता है 1, उससे आप क्या कर देंगे डिवाइड। और सारे इंटीग्रल सॉल्व हो चुके हैं, इसको आप लिख दें प्लस कांस्टेंट c। इस -1 को नीचे लिख लें इस तरीके से, या यहाँ पे इस तरीके से लिख लें माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स, और बाकी चीज़ें तो सही हैं, e रेज टू पावर 2x नीचे 2, साथ यहाँ पे है 3x, ये 3 मल्टीप्लाई बाई e की पावर x हो जाएगा 3ex, और ये हो जाएगा कांस्टेंट c। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये नेक्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, और ये सारा का सारा इसका एक एंगल ही है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब जिस तरह डेरिवेशन में हम साइन के कुछ हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए थे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन आएगी साइन की, यानी साइन एक्स की, और साथ dx होगा, ये वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है, तो साइन की इंटीग्रेशन हुआ करेगी माइनस कॉस एक्स, और जो इस एंगल का डेरिवेटिव होगा, इसको मैं एंगल बोल रहा हूँ, ये जो साइन के साथ लिखा हुआ आगे, इसका डेरिवेटिव आपने नीचे डिवाइड करना है। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, वो होता है 1, तो नीचे लिखेंगे 1 और प्लस हो जाएगा c। तो इंटीग्रेशन में साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस होती है, आगे एंगल वैसे ही आता है और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं। जबकि डेरिवेशन के अंदर आपको याद हो तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, यानी उल्टा हिसाब था, वहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है। बस ये याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पे एंगल आएगा उसका डेरिवेटिव आपने डिवाइड करना है। तो अब आप देखें यहाँ पे एंगल है क्या, ये सारी की सारी चीज़ को हम एंगल ही काउंट करेंगे, a प्लस बी और ये मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेरिवेटिव बनता क्या है, क्योंकि हमने इसको सिंपली इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो a और b को हम कांस्टेंट तस्वुर करते हैं अलजेब्रा के अंदर। तो कांस्टेंट पे जब भी डेरिवेटिव अप्लाई होता है और वो साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर खाली होता तो फिर तो जीरो होता, लेकिन क्योंकि इस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये a प्लस बी बाहर आ जाएगा, और इस x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो 1 होता है, उसको आप यहाँ पे लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो a प्लस बी जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो इसका मतलब है अगर आपने साइन की इंटीग्रेशन करनी है तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस और एंगल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस और ये वाला एंगल पूरा कंप्लीट a प्लस बी और साथ x, और इसका डेरिवेटिव इससे डिवाइड कर देंगे। तो डेरिवेटिव क्या है इसका, वो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, a प्लस बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है a प्लस बी, आप नीचे लिखेंगे a प्लस बी, और क्योंकि सारे इंटीग्रल सॉल्व कर लिया तो प्लस कांस्टेंट c। और आप कोशिश करिएगा ये वाले फार्मूला या जनरल फार्मूला साथ मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यही इसका आंसर है पार्ट नंबर 6 का। तो अब हमने ये पार्ट नंबर 7 करना है। तो पार्ट नंबर 7 पे आप देखिए इंटीग्रल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें जो अभी तक टेक्निक सीखी हुई हैं वो कोई यूज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे जो कॉस है इसके साथ 2 टाइम्स ऑफ x लिखा हुआ है, यानी एक तरह का डबल हुआ हुआ एंगल का। तो इससे आपको हिंट होना चाहिए कि हमने डबल एंगल्स भी पढ़े हुए हैं, हमने हाफ एंगल फार्मूलाज भी पढ़े हुए हैं, तो शायद वो वाले फार्मूलाज लगाकर हम इसकी इंटीग्रेशन आराम से कर पाएँ। और ये चीज़ें आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जहन में आ जाया करेंगी। तो देखिए मैंने इस साइड पर एक हाफ एंगल फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हम हाफ एंगल फार्मूलास बोलते थे, ये चैप्टर नंबर 10 में था फर्स्ट ईयर के। और इसका मतलब क्या होता था, इस तरह आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा बाय 2, यानी अल्फा का हाफ, अल्फा डिवाइड बाय 2 का मतलब है अल्फा का हाफ। तो ये जो हाफ एंगल होता था इसका डबल यहाँ पे लिखा होता था। अल्फा बाय 2 का डबल कितना बनता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, सिंपल अल्फा बाय 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, किसी चीज़ का डबल करना हो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनता है अल्फा। तो देखिए यहीं पे लिखा हुआ है। तो इनको हम बोलते थे हाफ एंगल फार्मूलाज, ये हाफ से इस तरह डबल में कन्वर्ट होते थे। आपने देखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए cos 2x, यानी एक तरह का यहाँ पे अल्फा की जगह पे अगर 2x आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला मदद करेगा ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। अब 2x कैसे बनाएं, यानी 2x की वाला फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो अगर आपको ये वाली साइड गिवन हो, जिस तरह इधर वाली साइड गिवन है राइट हैंड साइड, ये आपके पास राइट हैंड साइड जैसी दिखती है 1 माइनस cos 2x, आपके पास जो भी यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है ना 2x, आप इसका हाफ कर दें। तो 2x का अगर आप हाफ करें यानी इसको 2 पे डिवाइड करें, क्या बनता है, वो बनता है 2 से कैंसिल x। तो आप ऐसा फॉर्मूला बनाएं जो x से रिलेट हो, x से स्टार्ट हो। जिस तरह ये अल्फा बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वो किससे स्टार्ट हो, x से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन x, और ये मैं हाफ एंगल फॉर्मूला बना रहा हूँ और ये टेक्निक यूज़ करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालूंगा 1 माइनस कॉस, और इस x का डबल, x का डबल का क्या मतलब है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x का डबल क्या होता है 2x, और नीचे क्या आ जाएगा डिफॉल्ट
2। तो देखिए मैंने इसी हाफ एंगल फार्मूले की मदद से अपनी मुताबिक अपनी मर्ज़ी का फार्मूला बना लिया जो कि मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए सिर्फ ये रह गया, हमें 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू चाहिए, यानी इस पूरी 1 माइनस कॉस 2x और इस पर स्क्वायर रूट भी आ रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट मौजूद है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये बहुत आसान है। आप देखिए इसको आप लिख लें साइन x और स्क्वायर रूट अलग अलग हो सकता है, यानी नीचे वाला जो 2 है इस पर स्क्वायर रूट ये अलग से आ सकता है इस तरीके से, और जो ऊपर है इस पर ये स्क्वायर रूट अलग से आ सकता है इस तरीके से 1 माइनस कॉस 2x। तो आप इस स्क्वायर रूट को यहीं पे लिखे रहने दें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो नीचे लिखा हुआ है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तो देखें किस तरीके से हाफ एंगल की मदद से मैंने जो क्वेश्चन मुझे गिवन है मैंने उसका फॉर्मूला खुद ब खुद बना लिया। आप इसी हाफ एंगल को यूज़ करके बहुत सारे फॉर्मूलाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अब इस सारी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, लेकिन आपको एक कोट करना पड़ेगा। सारे स्टेप्स ना करें लेकिन एटलीस्ट ये वाला फॉर्मूला ज़रूर कोट करिएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ क्या लिखना पड़ेगा साइन x और साथ लिखना पड़ेगा dx। अब आप देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, उसको आप बाहर लिख लें। सिर्फ इंटीग्रेशन किस पे बचेगी, वो बचेगी साइन के ऊपर x के ऊपर, यानी साइन एक्स के ऊपर, और यहाँ पे डिफरेंशियल। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया साइन का इंटीग्रल क्या होता है, ये मैंने आपको भी समझाया था यहाँ पे कि जब भी आपके पास साइन का इंटीग्रल आए तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कॉस x, और x का डेरिवेटिव जो होता है, जैसे यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है तो आप 1 से डिवाइड करेंगे और प्लस c। तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है नेगेटिव कॉस x। मैं नेगेटिव को यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ कॉस x, और एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1 होता है, वो आप नीचे लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। एक 1 के अलावा होता तो ज़रूर लिखते, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसकी इंटीग्रल होगी और प्लस कांस्टेंट सी, और ये हो गया हमारे पास इस पार्ट का आंसर। तो अब हमारे पास है यहाँ पे पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में आप देखें लिखा हुआ है log ऑफ x और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x। अब ये आपको जितनी अच्छी आपकी कमांड डेरिवेशन पे होगी उतनी आसानी आपको इंटीग्रेशन में होने वाली है। और आपको याद होना चाहिए कि log ऑफ x का डेरिवेटिव जब हम निकालते थे तो वो होता था 1/x, ठीक है। ये log ऑफ x जो भी यहाँ पार लिखी होती थी, या पार कह रहा हूँ, जो भी यहाँ पे एंगल के तौर पे लिखा होता था, इसको 1 के फॉर्म में लिख देते थे तो ये इसका डेरिवेटिव निकल आता था। और इस आगे x का भी डेरिवेटिव लेते थे जो कि विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। तो log x का आप कह लें फाइनल फॉर्म में जो आप कह लें log x का जो डेरिवेटिव होता था वो 1/x होता था। और आप देखें यहाँ पे log x का कंप्लीट डेरिवेटिव एज इट इज़ मौजूद है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको अभी समझाया हुआ है, ये वाला आपको फॉर्मूला याद होगा कि जब भी कोई चीज़ लिखी हो उसकी कोई भी पार हो तो अगर बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है तो उसका हम फॉर्मूला क्या था कि हम बेस को लिखते हैं, पार में एक ऐड कर देते हैं और उसी पार्ट से डिवाइड कर देते हैं और प्लस कांस्टेंट सी। तो यहाँ पे log x की होल पावर 1 है और इस बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो बहुत इजी है। आपने ये चीज़ ये मेंशन करनी है सारी की सारी चीज़ें साथ, और साथ आपने क्या लिख देना है, आपने लिख देना log x, यानी बेस वैसे ही पार में एक ऐड, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, उसी से डिवाइड यानी होल पार्ट 2 से डिवाइड प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 8 का आंसर। तो अब हमारे पास है ये पार्ट नंबर 9। अब देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, याद रखिएगा साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स में अक्सर औकात आपको हाफ एंगल फार्मूलाज या कोई डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। डायरेक्ट साइन की इंटीग्रेशन मौजूद है जो कि माइनस कॉस एक्स होती है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूलाज या वो डबल एंगल फार्मूलाज की मदद लेनी पड़ती है। तो मैंने अभी आपको एक फार्मूला लिखा था, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने आपको भी एक फार्मूला बनाकर दिखाया था, वो ये था कि साइन एक्स यानी इस एंगल को हमने हाफ एंगल कहा था, यहाँ पे लिखा था स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस, और इस x का डबल यहाँ पे लिखा था। x का डबल कितना होता है, वो होता है 2x और डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले लिखा है, इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। जो भी आप यहाँ पे चीज़ लिख रही हैं उसका डबल यहाँ पे लिख दें, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रखें, स्क्वायर रूट भी, साइन भी, 2 भी। तो ये आप इसका फार्मूला खुद से जनरेट कर लेंगे। अगर आप देखें इसी फार्मूले के दोनों साइड्स पर मैं स्क्वायर अप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस 2x और नीचे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट सब पे होता है। तो इससे पता चला साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx।
अभी भी आप देखिए इन सब पे आप अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर एक चीज़ है न्यूमरेटर में है, एक चीज़ डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा, कुछ सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि जो 2 है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये इन सबसे डिवाइड हो रहा है, और जब भी कोई कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है सबसे, आप उसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिख लेते हैं। तो हम इस 2 को लिख लेते हैं बाहर इस तरीके से, और सिर्फ हमारे पास इंटीग्रेशन जो बचेगी वो बचेगी 1 माइनस cos 2x पे, और इन पे हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 पे इंटीग्रल अलग से लगेगा dx, माइनस cos 2x पे इंटीग्रल अलग से लगेगा, और यहाँ पे ये आपके पास रह जाएगा। बल्कि मुझे यहाँ पे dx लिखना था, मैं dx लिखना भूल गया, तो मैं dx को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि dx लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसमें मार्क्स की डिडक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर लेने के बाद अब हमने जो ये 1/2 है इसको आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है। आप पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें और बाद में 1/2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2। अब क्योंकि मैं चीज़ों को सॉल्व करने लगा हूँ तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए जो इंटीग्रल है 1 और साथ लिखा हुआ है dx, मैंने आपको बताया हुआ खाली इंटीग्रल हो या 1 लिखा हो तो जो d के साथ वेरिएबल लिखा होगा वही उसकी इंटीग्रेशन होगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे x, ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, माइनस का साइन। अब जिस तरह मैंने आपको साइन की इंटीग्रेशन बताई हुई है इसी तरीके से कॉस की इंटीग्रेशन भी होती है। जिस तरह अगर लिखा आ जाए cos x dx, साइन की इंटीग्रल होती थी नेगेटिव कॉस, तो कॉस की इंटीग्रल हुआ करेगी पॉजिटिव साइन। याद रखिएगा कॉस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन होती है, और जो भी एंगल आता है उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा और प्लस कॉन्स्टेंट c लिख दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे करूंगा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी साइन, साथ ये वाला एंगल 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 2, क्योंकि 2 बाहर लिख लेते होते हैं, और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x1 बनता है, तो 2 1 टाइम्स 2, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और प्लस कांस्टेंट c। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 टाइम्स साइन 2x, तो साइन 2x ही रहेगा जो ऊपर वाली वैल्यू है, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करें, यानी 2 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। यही इसका आंसर है। तो ये है हमारे पास उसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस cos x। अगेन कोई भी इजी वे आउट नहीं है इसका, क्योंकि हमें यहाँ पे हाफ एंगल्स और डबल एंगल्स ही वो वाहिद चीज़ मिलेंगे जो कि इन क्वेश्चंस को जल्दी कर देंगे बाकी किसी भी प्रोसेस से। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए तो आपने एक बार हाफ एंगल डबल एंगल्स का सोच लेना है कि हो सकता है वो अगर अप्लाई हो रहे हैं तो वो अप्लाई कर दें, अदरवाइज कोई और इजी वे आउट हुआ तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना है। तो आपने हाफ एंगल फॉर्मूलास पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक हाफ एंगल लिखने जा रहा हूँ। तो एक आपने हाफ एंगल पढ़ा था cos α/2 जो कि इक्वल होता था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस, और जो एंगल यहाँ पे लिखा होता था उसका डबल यहाँ पे आता था। तो α/2 का डबल कितना होता है, वो होता है अल्फा। डबल निकालने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से कट जाएगा तो अल्फा ही आएगा और नीचे आ जाएगा 2। तो अगर आप नोटिस करें मैं यहाँ पे जस्ट अल्फा की जगह पे x रख देता हूँ। वैसे तो आप खुद भी बना सकते हैं, मैंने भी आपको बनाना सिखाया है, लेकिन आप जस्ट यहाँ पे अल्फा की जगह पे x रख दें तो ये हो जाएगा x/2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस x, और नीचे भी आ जाएगा 2। तो आप नोटिस करें जो चीज़ आपको चाहिए 1 प्लस कोस एक्स वो यहाँ पे लिखी हुई है। बस प्रॉब्लम ये है इस पर स्क्वायर रूट आ रहा है और नीचे 2 है, इसको हम आराम से ख़त्म कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर्स दोनों पे बना लेंगे इस तरीके से, होल स्क्वायर। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2, और ये नीचे वाला 2 जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको मिल गई 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू। तो सिंपल ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, आप लिखें 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दें 2 कॉस स्क्वायर x/2 और dx। अब देखें ये ऊपर 1 है और नीचे 2 है, ये कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं। आप लिख लें 1/2 को बाहर इंटीग्रल, और जो चीज़ बचती है वो क्या है, वो बचती है 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर और उसका एंगल है x/2। और आप लोग सब जानते हैं कि 1/cos ऑफ एनी एंगल, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है सीकेंट के। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा होगा तो वो सीकेंट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1/cos स्क्वायर x/2, तो ये इक्वल होनी चाहिए सीकेंट स्क्वायर x/2 और साथ के आ जाएगा dx। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास सीकेंट x की इंटीग्रेशन मौजूद है। जब भी आपके पास सीकेंट स्क्वायर ऑफ एनी एंगल x 2x जो भी लिखा हो, इससे कोई गर्ज नहीं है, ये जनरल फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर हो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x और प्लस c। और अगेन इसमें जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव आपको डिवाइड करना पड़ता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा। तो आपने भी यहाँ पे यही करना है, आप लिखें 1/2
सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी tan x। तो आप लिखेंगे tan x का मतलब है जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है x/2 और यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा x/2 के डेरिवेटिव से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाऊँ शॉर्ट करके डेरिवेटिव x/2 का, तो देखिए इसमें जो 2 है 1/2 वो तो क्या है, वो है कांस्टेंट, वो तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ ऊपर x बचेगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो क्या आएगा 1/2, यानी आपको इधर 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब जस्ट एक स्टेप रह गया है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो वो यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नीचे। सारा तो हमने क्वेश्चन कर लिया, बस ये एक स्टेप रह गया। तो अब आप देखें जब आप इस 2/1 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा tan x/2 प्लस c और यही हमारा क्या था, आंसर था। तो अब मेरे पास ये है पार्ट नंबर 11। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दिखने में बहुत टफ सा क्वेश्चन लगेगा कि ऊपर ax प्लस बी है, नीचे इतनी बड़ी पॉलिनोमियल लिखी हुई है ax² प्लस 2bx प्लस c। आपने अक्सर ये चीज़ भी देखनी है इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में कि क्या नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं पड़ा हुआ। अगर फॉर इंस्टेंस मैं इस नीचे वाली चीज़ का नाम रख देता हूँ f(x), क्योंकि x का फंक्शन है, इसमें x नज़र आ रहा है, तो मैं अगर इसका नाम रख दूँ f(x) तो ये है ax² प्लस 2bx प्लस c। आप इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव का मतलब होता है f'(x), ये डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, जिसको मैं लिख देता हूँ 2ax, और आगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो मैं बता नहीं रहा, आपको चीज़ें पता होंगी क्योंकि हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं, आपको चैप्टर नंबर 2 आता होगा। तो यहाँ पे 2bx, तो 2b कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव जस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। c कांस्टेंट ये अकेला है, तो c जो कांस्टेंट अकेला आ जाए इस तरह तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, यानी इसका डेरिवेटिव यही बनता है f'(x). ठीक है, तो अब करना क्या है, आपके पास ये रूल है कि अगर कोई आपके पास नीचे फंक्शन लिखा हुआ, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये रूल है, कोई नीचे फंक्शन लिखा हुआ और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ मिले, f'(x) वो उसके ऊपर मौजूद हो, तो इस और यहाँ पे डिफरेंशियल हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे log नीचे वाला फंक्शन यानी f(x) और प्लस c, सिंपल। यानी अगर आसान अल्फाजों में बताऊं, जब भी नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो आपने log लिखना है, नीचे वाला फंक्शन लिखना है और प्लस c कर देना, वो उसकी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी। अब ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको तब पता चलेगा कि आपको कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज़ करनी है। मैंने आपको सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करी है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। जब आप इसको करने बैठेंगे तब आपको इस सारी टेक्निक्स को एक साथ सोचना पड़ेगा और तब आपके लिए आसानी होगी। तो अब आप देखिए जो डेरिवेटिव है उसमें यहाँ पे 2ax है और 2b है, जबकि ऊपर ax भी है और b भी है, यानी कॉन्स्टेंट मिसिंग है, 2 यहाँ और जो यहाँ पे लिखना चाहिए था इसके साथ वो मिसिंग है। और मैंने आपको बताया कांस्टेंट आप आसानी से बना सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो आप बाहर 2 से डिवाइड कर दें इस तरीके से और ऊपर 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को ax से मल्टीप्लाई करें वो हो जाएगा 2x, 2 को b से मल्टीप्लाई करें वो हो जाएगा 2, और नीचे सारी की सारी चीज़ वैसे ax² प्लस 2bx प्लस c और यहाँ पे आ जाएगा dx। और अब इस प्रॉपर्टी के मदद से कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो तो log लिखना है और नीचे वाला फंक्शन लिख देना है, इस मॉडुलस साइन में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की लिखनी है हमेशा log की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 क्योंकि अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हमने बना लिया, हम लिखेंगे log, आगे मॉडुलस का साइन और ये हो जाएगा ax² प्लस 2bx प्लस c, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, और प्लस कांस्टेंट c क्योंकि हमने सारा का सारा इंटीग्रल सॉल्व कर लिया है। तो यही इसका आंसर है। तो अब ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आप देखें यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं cos 3x और sin 2x। अब यहाँ पे आप हाफ एंगल लगाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें टफ हो जाएंगी, ये इजीली नहीं हो पाएगा, या कोई भी डिफरेंट टेक्निक आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं जो आपको कोई समझ आती हो या आपके पास कंसेप्ट हो उससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये एक ऐसे फार्मूले से मैच करती है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, जिसको हम प्रोडक्ट टू सम या सम टू प्रोडक्ट फार्मूलाज कहते थे। ये डिफरेंट फार्मूलाज थे जो कि हमें हेल्प करते थे प्रोडक्ट से सम में जाने में या सम से प्रोडक्ट में आने में, ये दो डिफरेंट फार्मूलाज होते थे। तो आप देखिए मैंने वो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 10 के फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से चाहते हैं कि आपको आ जाए तो वो फार्मूलाज एक बार दोबारा अपनी मेमोरी का पार्ट बना लें। तो यहाँ पे देखें cos अल्फा 2 cos अल्फा sin बीटा आपने पढ़ा था, वो इक्वल होता था, ये प्रोडक्ट था और इस सम में बदलती थी, प्रोडक्ट टू सम फार्मूलाज थे। तो ये इक्वल होता था sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा। तो आप देखिए सेम कंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है, पहले cos आ रहा है
फिर साइन आ रहा है, सिर्फ क्या मिसिंग है 2। अगर आप यहाँ पे 2 बना लें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और वो 2 बना सकते हैं किस तरीके से, आप बाहर 2 से डिवाइड करें और अंदर 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, 2 cos 3x और यहाँ पे आप लिख दें sin 2x और यहाँ पे यूज़ कर लें dx इस तरीके से। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब आप जैसे इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1/2 यहाँ पे आप इसकी जो है 2 cos 3x sin 2x की जगह पे लिख सकते हैं sin अल्फा प्लस बीटा, यानी sin अल्फा का मतलब फर्स्ट एंगल जो कि है 3x, बीटा का मतलब है सेकंड एंगल जो कि है 2x। सो 3x प्लस 2x 5x, अब डायरेक्ट लिखें sin 5x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो लिखें साइन अल्फा माइनस बीटा का मतलब है 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x कितना होता है, जस्ट x या 1x लिख लें। और ये आपके पास इस तरीके का हो गया और यहाँ पे आ गया dx। ये आपने फॉर्मूला लाजमी मेंशन कर देना है ताकि उन्हें पता चले आपने यहाँ पे sin 5x क्यों लिखा है और यहाँ पे sin x क्यों लिखा है। अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो इसको पूरा सॉल्व करें, अल्फा प्लस बीटा लिखें और अगले स्टेप में ये चीज़ें लिखें, एटलीस्ट ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अब आप देखें ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इन पर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। 1/2 सबसे पहले sin 5x पे इंटीग्रेशन अप्लाई करें। अब आप देखें sin 5x पे आपको इंटीग्रेशन पता है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है नेगेटिव कॉस, ये आप लोगों को पता है। तो साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कॉस, साथ लिखेंगे 5x और एंगल का डेरिवेटिव आप डिवाइड करते हैं, मैं बता चुका हूँ 5x का डेरिवेटिव होगा 5, तो उससे आप डिवाइड करते हैं। माइनस का साइन, अगला साइन है, इस पर अलग से जब आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है नेगेटिव कॉस, जो कि इस नेगेटिव को क्या कर देगी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे हो जाएगा cos x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो नीचे लिख दे 1 ब्रैकेट क्लोज और प्लस कांस्टेंट c। मैंने क्या किया है, मैंने sin 5x पे अलग से इंटीग्रेशन लगाई है और उसका आंसर ये लिख दिया है जो कि होता है माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 5, और sin x पे अलग से इंटीग्रेशन लगाई है और उसका आंसर मैंने ये लिख दिया cos x डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि वो नेगेटिव होना था तो जो पीछे नेगेटिव था उसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब जस्ट ये जो बाहर 1/2 लिखा हुआ है ये आप इन सब से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब ये पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस cos 5x, 2 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10, आगे प्लस का साइन, और 1/2 जब इस cos x से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट रह जाएगा 1/2 cos x और प्लस c, और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो हमारे पास ये नेक्स्ट पार्ट है और इस नेक्स्ट पार्ट को हम जो सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, रेफ़र करूंगा कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस देख लें, जिससे मैंने हाफ एंगल फार्मूला और डबल एंगल फार्मूलास के रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं, वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, तभी आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये cos 2x - 1 जो लिखा हुआ है, आप सबसे पहले इसको चेंज कर लें। इसकी वजह मैं अभी आपको बताऊँगा जब मैं यहाँ पर फार्मूलास लिखूँगा। तो आप इसमें से -1 कॉमन ले लें या नेगेटिव कॉमन ले लें, तो जब नेगेटिव कॉमन लेंगे -1 क्या हो जाएगा +1, इसको स्टार्ट में लिख लें, और ये पॉजिटिव cos 2x जो है इसको आप कर लें नेगेटिव, क्योंकि आप नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव आपके पास cos 2x, और जो नेगेटिव कॉमन लिया होगा उसको बाहर लिख लीजिएगा इस तरीके से, और नीचे आप रहने दें इसी तरीके से, यानी 1 + cos 2x और यहाँ पे रहने दें dx। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको हाफ एंगल फार्मूलास के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं sin स्क्वायर x, और यहाँ पे जो भी एंगल होता है इसका डबल दूसरी साइड पे लिखते हैं cos के साथ। तो अगर साइन हो तो ये बनता है 1 - cos एंगल का डबल, यानी x का डबल कितना होता है 2x डिवाइडेड बाई 2। एक आपको ये याद होना चाहिए, और एक मैंने आपको cos का भी फॉर्मूला बताया कि cos स्क्वायर x किस तरह बनता है, सेम यही काम होता है, बस उसमें माइनस के साथ प्लस आ जाता है। तो आप लिखेंगे 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये हाफ एंगल फार्मूलाज होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो अब आपको पता चला होगा कि मैंने यहाँ से -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि जब आपको ये फार्मूलाज याद होंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है आएगी कि इसको इस जैसा बनाना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे -1 कॉमन लेना था ताकि ये बिल्कुल इस जैसा लगे। अब आप इस फॉर्मूले की मदद से अगर आप देखें तो 1 - cos 2x यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वहाँ पे भी है, तो अगर आप इस वाले को देख लें, जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल 1 - cos 2x। तो आप भी ऐसे लिख लें, आप यहाँ पे लिखें नेगेटिव ऊपर वाली की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि है 2 sin स्क्वायर x और साथ ये dx। और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला 2 जब यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 + cos 2x की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पे आप देखें ये क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास बचेगा नेगेटिव इंटीग्रल साइन ओवर कॉस। क्या होता है आपको पता है, साइन x और cos x की जो रेशियो होती है ये बेसिकली इक्वल होती है tan x के, और अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाओ तो जाहिर बात है ये tan स्क्वायर x के इक्वल होगी। सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan स्क्वायर x
और यहाँ पे आ जाएगा dx। मैं पेज ऊपर कर लेता हूँ ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर पाएँ। तो अब आपको tan स्क्वायर x से रिलेटेड एक आइडेंटिटी याद होगी, आपने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x जो है वो आपके पास इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के। और अगर आप देखें यहाँ पे tan स्क्वायर x की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x और ये +1 यहाँ के क्या हो जाएगा -1। क्योंकि tan स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, वो अवेलेबल नहीं है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे, ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो tan स्क्वायर को किसकी फॉर्म में लिख लेंगे? सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में, और क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन मौजूद है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव tan स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x -1 और dx। और अब आप इन पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दें, यानी नेगेटिव इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन, और ये जब माइनस और इस वाले माइनस के साथ ये सॉल्व होगा, यानी माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इस 1 के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन। और मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है मेंशन्ड है हमारे पास। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है? वो होती है tan x और आगे प्लस c। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, और क्योंकि x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड होना होता है तो x का डेरिवेटिव 1 है, वो आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। और ये माइनस का साइन वैसे ही, और यहाँ पे प्लस का साइन, और खाली 1 लिखा हो तो आपको मैंने बताया कि d के साथ जो भी चीज़ लिखी होती है वही उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो d के साथ x लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख लें x और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया है आंसर। तो ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली इस तरह का कुछ स्टेप्स हम अभी लास्ट क्वेश्चन में कर ही चुके हैं। तो tan स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं मेंशन, जो कि हम डायरेक्ट यूज़ कर लें, वो अलग बात है कि बाकी चीज़ों को टेक्निक यूज़ करके हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आसानी के लिए क्या है कि आसानी किस तरह होगी, तो मैंने आपको अभी बताया था, हमने यूज़ भी किया कि 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर खाली tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जाए तो tan स्क्वायर की वैल्यू होती है सीकेंट स्क्वायर x -1। ये आप लोगों को पता ही है आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होता था, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले तो वो ये आती है। मैंने बस यहाँ पे थीटा की जगह पे x रख लिया। तो आप भी ऐसे करें, इस tan स्क्वायर की जगह पे लिख लें सीकेंट स्क्वायर x -1 और यहाँ पे रहने दें dx। अब अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दें, यानी सीकेंट स्क्वायर पे इंटीग्रल अलग से dx माइनस का साइन, और इस 1 पे इंटीग्रल अलग से और साथ dx का साइन, इस तरीके से। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है हमारे पास मौजूद है, हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है tan x, और प्लस कांस्टेंट कर देंगे उसमें ऐड c, और x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो हम उसको डिवाइड नहीं करते। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी tan x, नीचे आप डेरिवेटिव 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, माइनस का साइन, खाली 1 लिखा हो तो आपको बताया जो भी d के साथ लिखा होगा वही इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो d के साथ x लिखा हुआ है तो x इसकी इंटीग्रेशन होगी, और प्लस कांस्टेंट c। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, और इस लास्ट पार्ट के साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी कंटेंट सेकेंड ईयर से रिलेटेड अपलोड करूँ, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझ आई होंगी तो मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी वीडियोज़ के साथ।